तो इस डबल सक्सेस का क्या सीक्रेट है? तो जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने अपने पेशे को नहीं छोड़ा। मैं अपने साथ-साथ मेडिकल की प्रैक्टिस भी करता रहा और जो समय मेरे पास बचता था उसमें मैंने सिविल सर्विसेज़ की तैयारी की। भगवान में मैं पेरेंट्स और गुरु को भी ले रहा हूँ, साथ में ले रहा हूँ। उनका बड़ों का आशीर्वाद और लोगों की दुआएँ बहुत ज़रूरी हैं। कहते हैं ये मिथ है कि अगर आपको यूपीएससी करना है तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करने पड़ेंगे, दिल्ली जाके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अपने मेरा रूम होता था बिल्कुल साइलेंस में मैं पढ़ता होता था बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग जॉब। तो मैंने दिल्ली जाके थोड़ा-सा रेकी किया, बुक्स लेकर आया, नोट्स लेकर आया। और पेपर दे रहे हो, पेपर क्लियर होते जा रहे हैं, तो आप में वो एक और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस या कह लो घमंड आ जाता है कि भई अब हुँ। तो हो ही जाएगा। और जब रिज़ल्ट आया तो देखा कि नंबर नाम ही नहीं है। सेकंड में था कि भगवान किसी तरह आ जाए, मतलब अब मेहनत पहले करी है, वाला जो हाँ, और वो सब उतर गया था, वो जो कॉन्फिडेंस एंड घमंड जो था वो उतर गया था। मेरे मदर हमेशा कहते हैं कि अगर परमात्मा ने आपको एक ओहदा दिया है कि आप लोगों की मदद कर सको, लोगों की हेल्प कर सको, तो ज़िंदगी में कभी पीछे मत हटना किसी की मदद करने से। इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा गया? सबका मानना यही था कि अंदर नॉलेज टेस्ट नहीं होगी, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है कि इनिशियल आपका जो 5 मिनट्स हैं, वो आपके अच्छे निकल जाएँ। पुलिस को लेके लोगों के मन में डर होता है एक। उससे नहीं डरना चाहिए, पुलिस इज़ देयर टू हेल्प यू। जो एक चीज़ लबासना आपको लाइफ में सिखाता है, फोरमोस्ट काफ़ी चीज़ें सिखाता है, फोरमोस्ट जो सिखाता है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन। तो वो अचीवमेंट पाने के बाद अपने स्ट्रगल का टाइम बिल्कुल ना भूलिएगा। तो उतनी ही मेहनत आपने उस अचीवमेंट के बाद सोसाइटी के लिए भी करनी है, पब्लिक सर्विस के लिए भी करनी है। अपने रूट्स को मत भूलिएगा। एक डॉक्टर जिसने स्टेथोस्कोप से सुनी जिंदगी की धड़कनें और फिर आईएएस बनकर बदल दी हजारों लोगों की जिंदगी की दिशा। पंजाब के गांव से लेकर बड़े शहरों तक न केवल जनता की आवाज को सुना बल्कि उस पर काम भी किया। पर्यावरण बचाने से लेकर किसानों की मुस्कान तक, युवाओं को बड़े सपनों की उड़ान देने से लेकर लोकतंत्र की मजबूती तक, उनकी हर पहल एक मिशन है। आज हमारे साथ है जालंधर के 65वें डिप्टी कमिश्नर और जनता से सीधे जुड़ने वाले अफसर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ई वोक थैंक इंडिया यू पर। मैम, थैंक यू सो मच। पहले डॉक्टर और फिर अब आईएएस। आपकी कहानी से लगता है कि आपने दो दो जिंदगियों को एक्सप्लोर किया है, दो जिंदगियों को जिया है। तो कौन सी जिंदगी में ज़्यादा थ्रिल रहा, या क्या अच्छा रहा, क्या डिफरेंसेस रहे, वो मैं जानना चाहूँगी। बिल्कुल जब मैंने डॉक्टरी कर रहा था, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा नोबल प्रोफ़ेशन है, जिसमें हम मतलब काफ़ी स्कोप है दुआएँ लेने का, वो आपका मेडिकल प्रोफ़ेशन वाला है। पर साथ के साथ एक मन में इच्छा हुई कि अगर आप सिविल सर्विसेज़ की तरफ जाते हैं, तो आपका जो दायरा है लोगों की सेवा करने का, वो किसी तरह आप बढ़ा सकते हो। आप मेडिसिन से निकल के सोशल सर्विस की तरफ आ जाते हो। पर मैं, क्योंकि जैसे आपने बताया मैंने 4 साल प्रैक्टिस भी करी है, मेडिकल मैं प्रोफ़ेशनल रहा हूँ। आज भी जब लोगों की सेवा करनी होती है या लोगों की किसी तरह की सहायता करनी होती है, तो एक वो जो डॉक्टर है दिल के अंदर, वो जाग उठता है। उसमें भी हम लोग जब किसी को दवाई देते हैं, किसी की पीड़ा को दूर करने के लिए, तो आज भी जब कोई मेरे से कोई मदद माँगने आता है या मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, तो ऐसे ही लगता है कि इसकी पीड़ा को कैसे दूर करना है। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट लिख पे साइन कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो मेरे को ऐसे ही कई बारी फीलिंग आती है कि हम उसको दवाई की तरह, जैसे हम पर्ची देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं दवाई लिख के, तो जब भी मेरे कोई नोट्स डलते हैं, मेरे को ऐसे ही लगता है कि अगर इससे किसी की पीड़ा दूर हो सकती है, तो उसको पर्ची की तरह ही लिखा जाए। तो वो डॉक्टर अभी भी दिल में है, जो एक लोगों की पीड़ा दूर करने का एक, कह लो कि एक अंदर इच्छा है, वो अभी भी है। दोनों ही बहुत ही अच्छे, मेरे को मेरा सफ़र जो है डॉक्टरी का सफ़र भी बहुत अच्छा रहा, और अभी जब ये मौका मिला है समाज सेवा करने का एज़ एन ऑफ़िसर, तो वो भी बहुत अच्छा अभी तक जा रहा है। जैसे आपने बोला कि आप अभी भी लोगों को ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस लिख के देते हैं, तो अभी एज ए आईएएस जैसे कि आप फील्ड पर जाते हैं, तो कभी ऐसे कोई इमरजेंसी में ऐसे कोई सिचुएशन हुई हो जब आपकी डॉक्टर वाली स्किल्स काम आई हो, कोई किस्सा? बहुत बहुत से इस तरह के स्किल्स आते हैं, स्पेशली जब आप टूर कर रहे होते हो, जैसे आपने मुझे बताया। अ, हमारा एक फ्लड अफेक्टेड एरिया था, एक बारी मैं उसका दौरा कर रहा था,
और मुझे ऐसा बताया गया कि यहाँ पे काफ़ी जो है दवाइयाँ वगैरह दी जा चुकी हैं और जो लोगों की तकलीफ़ है उसको दूर किया जा रहा है। तो बीइंग अ डॉक्टर इट हेल्प्स कि आपको कोई गलत नहीं गाइड कर सकता। तो मैंने जब दवाइयाँ देखी तो मैंने कहा कि ये तो आपके मतलब इस सिचुएशन से रिलेटेड ही नहीं है। जो आप दवाइयाँ दे रहे हो वो सिचुएशन में काम नहीं आएँगी। तो एवरीबॉडी वाज़ लाइक तब तक उनको शायद पता नहीं था मैं डॉक्टर हूँ। तो एज़ सून एज़ दे गेट टू नो कि भई आप डॉक्टर हैं मतलब जो सर हैं हमारे वो डॉक्टर भी हैं। तो मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ में बहुत ईज़ी हो जाता है। मेरे को याद है जब कोविड आया था, मैं उस वक़्त मुझे अमृतसर की सेवा करने का मौका मिला था। तो मैं वहाँ पे जब कोविड से रिलेटेड इश्यूज़ आते थे हमारे पास, कुछ भी किसी भी तरह, तो एज़ बतौर प्रशासनिक ऑफ़िसर उसने बहुत हेल्प करी कि मैं डॉक्टर भी था, डॉक्टर बैकग्राउंड से था। डॉक्टर की जो हमारे जो गवर्नमेंट सर्विस में डॉक्टर हैं, उनकी सिचुएशन और उनकी इश्यू समझने में बहुत आसानी हो जाती है बीइंग अ डॉक्टर और स्पेशली उस सिचुएशन में, जब उनको भी कई तरह के इश्यूज़ आ रहे थे। और लोगों को किस तरह उस सिचुएशन में उनकी ना सिर्फ दवाई से हेल्प, एक एक सॉर्ट ऑफ आप उनको साइकोलॉजी के लिए भी उनकी आप हेल्प करते हैं। प्लेसिबो की तरह भी उनकी हेल्प करते हैं कि येस वी आर देयर फॉर यू, वी आर डूइंग समथिंग फॉर यू और आप तक हम सारा जो गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स हैं वो पहुँचाएँगी। तो कई बारी उसमें अगर डिले भी हो जाए, आप उनको इस तरह से ट्रीट करो कि भई आपकी साइकोलॉजिकली हमने बता दिया कि वी आर स्टैंडिंग फॉर यू। तो मैंने कई बार देखा है कई इश्यूज़ जो हैं वो इस तरह भी सॉर्ट हो जाते हैं। आपका डॉक्टर बैकग्राउंड था तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एडवांटेज मिला आपको? बहुत यही जो मैंने आपको भी बात बताई। आप अगर किसी इंसान का दुख समझ जाओ कि उसकी पीड़ा समझ जाओ कि वो आपके पास आया क्यों है, आप उसको आपके पास आने की ज़रूरत क्या पड़ी। जब हम डॉक्टर होते हैं हम पूछते हैं कि बताओ क्या तकलीफ़ है, फिर वो अपनी तकलीफ़ बताता है, फिर आप उसको मेडिसिन देते हो। सर्विस में भी मोर मतलब लाइकली इसी तरह से ही चीज़ें आती हैं, स्पेशली जब आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो। जब आप पब्लिक के पास जा रहे हो या पब्लिक आपके पास आ रही है। इफ़ यू स्टार्ट विद कि बताइए, आपकी क्या तकलीफ़ है, आप क्या आए हैं? वो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, उसकी सड़क नहीं है, उसको घर की कोई इश्यू है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है, उसका कोई पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, वो तकलीफ़ आपको बताएगा एंड देन यू थिंक अबाउट इट कि इसको मैं क्या सॉल्यूशन दे सकता हूँ। एज़ एन ऑफ़िसर मेरे पास क्या अथॉरिटी या पावर है कि मैं इसको इस पीड़ा से निकाल पाऊँ। तो वो एक समझ जो है और एक वो फीलिंग, एक एम्पैथी टुवर्ड्स द पब्लिक, वो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। बतौर डॉक्टर आई एम श्योर जो नहीं भी हूँ वो भी ये चीज़ उनको आती होगी। बट मेरे को इस चीज़ का थोड़ा सा एडवांटेज लगता है। प्लस पॉइंट्स है प्लस थोड़े। पॉइंट मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि वो क्योंकि मैंने 4 साल मतलब हुँ। उसमें प्रैक्टिस करी थी, तो वो एक एक मन में फीलिंग इस तरह से आती है कि येस आई हैव टू गेट हिम आउट ऑफ ट्रबल एंड पेन। लेकिन जैसे कि हम जब छोटे होते हैं तब से हमारा कुछ ना कुछ एम होता है कि हाँ, हमें ये बनना है, बड़े होके डॉक्टर बनना है, पुलिस में जाना है, आईपीएस, आईएएस बनना है। तो हर किसी का एक एम डिसाइड होता है और वो एक एम को ही अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत बड़ी बात होती है जब हम उसको अचीव कर लेते हैं। लेकिन आपने 2-2 जो है एम जो अचीव किए, पहले डॉक्टर और अब फिर आईएएस, तो इस डबल सक्सेस का क्या सीक्रेट है? मैम कोई इस तरह से मैं कोई कहूँ कि सीक्रेट था तो कोई ऐसा सीक्रेट तो नहीं था। डॉक्टर जब बनना था, जब +1 में आप ऑप्शन लेना होता है कि आपने मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल लेना है या आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, जो भी आपने स्ट्रीम करनी है। उस वक़्त आपको शायद इतनी समझ नहीं होती। मतलब हमारे टाइम में तो जैसा आपको टीचर्स गाइड कर देते हैं, जैसा पेरेंट्स गाइड कर देते हैं, आपके फ्रेंड्स गाइड कर देते हैं, आप नौ या जहाँ आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है, तब आप वो स्ट्रीम पिक कर लेते हो। तब आप देखो +1 में आप आईएएस की तैयारी तो नहीं कर सकते, मतलब आप चूज़ नहीं कर सकते, आप शुरू कर सकते हो बट चूज़ नहीं कर सकते, तब तो आपको स्ट्रीम चूज़ करनी है। जब +1 में चूज़ करना था तो मेडिकल चूज़ कर लिया, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो क्लियर हो गया, डॉक्टर बन गए। बट जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, उसके बाद फिर देन यू हैव टू चूज़ कि आपने आगे करियर में क्या करना है। तो इट वाज़ वन ऑप्शन वाज़ कि इसी लाइन में आप आगे जाके, जैसे मैं बता रहा था कि मेडिकल सर्विसेज़ में आप चले जाओ। बट तब एक एक थोड़ा-सा बचपन में हमने एक बारी मेरी मैं स्टोरी ऐसे है कि एक बारी हमारे डीसी साहब आए थे स्कूल में। तो हमें भी उसमें इनाम मिल रहा था। तो उन्होंने जब स्टेज पे आके बताया कि भई बतौर डीसी, बतौर एन ऑफ़िसर आपको क्या-क्या जो समाज की सेवा करने का मौका मिलता है। आपके छोटे-छोटे फ़ैसले कैसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं, कैसे आप गवर्नमेंट की स्कीम्स को लोगों तक लेके जा सकते हो। तो जब वो ग्रेजुएशन ख़त्म हुई तो मैंने सोचा और थोड़ा-सा गाइडेंस भी ये मिली कि अगर आप ये कर लो,
तो इसमें आपका जो समाज सेवा का दायरा है वो बढ़ जाएगा। तो वो एक कहीं न कहीं सोच आई। वहाँ से आप इंस्पायर हुए बिल्कुल। थोड़ा-सा। एंड इसमें ये भी एक ये था कि अगर नहीं हुआ बाय चांस, ऐसा नहीं है कि यही करना है। अगर नहीं हुआ तो मेरे पास बहुत अच्छा एक मेरी डॉक्टरी का पेशा है जो मैं करता रहा। तो जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने अपने पेशे को नहीं छोड़ा। मैं अपने साथ-साथ मेडिकल की प्रैक्टिस भी करता रहा और जो समय मेरे पास बचता था उसमें मैंने सिविल सर्विसेज़ की तैयारी की। और मैं जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं इस चीज़ को बहुत मानता हूँ कि जब आपको कुछ सक्सेस मिलती है या आप कुछ चीज़ को हासिल करते हो, तो उसमें भगवान का आशीर्वाद और लोगों की दुआएँ, भगवान में मैं पेरेंट्स और गुरु को भी ले रहा हूँ, साथ में ले रहा हूँ। उनका बड़ों का आशीर्वाद और लोगों की दुआएँ बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपने सवाल पूछा था कि दोनों कैसे अचीव हुए, तो उसमें परमात्मा का, पेरेंट्स का, बड़ों का और जो दुआएँ हैं, प्यार हैं, वो बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो वो इसी तरह बना रहे, यही चाहता हूँ मतलब मैं। ऐसा आपका कुछ पहले से डिसाइड नहीं था कि हाँ, डॉक्टर बनना है या आईएएस बनना है? डॉक्टर नहीं था, बट मन में कहीं न कहीं सिविल सर्विसेज़ का था। जैसे मैंने बताया, तो मैं मतलब आई वाज़ इन 8th क्लास, जो मैंने वो स्टोरी बताई। 8th क्लास में ऐसे मन में सोचा कि अच्छा यार, ये कौन होता है, डीसी कौन होता है, आईएएस कौन होता है, क्योंकि तब तक आपको पता नहीं होता। और वो मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तभी थोड़ा रिसर्च किया कि आप कैसे इस पोस्ट पे पहुँच सकते हो। कैसे आप पुलिस में या आईएएस में या कोई और सर्विसेज़ आईआरएस हैं, उसमें कैसे आप जा सकते हो। तो वो तभी मैंने किया, बट मन में यस आया था तब कि मैं अगर मौका मिला तो कभी करूँगा। वो मौका फिर ग्रेजुएशन के बाद मिला। अब लोगों का क्या कहना ज़्यादा पसंद है, डीसी साहब या डॉक्टर साहब? बहुत से लोग आज भी मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं और डीसी साहब ऑफ कोर्स, मतलब क्योंकि ये पोस्ट ऐसी है। डॉक्टर मेरे साथ सारी उम्र रहेगा नाम के साथ, क्योंकि वो डिग्री मिली थी। डीसी इज़ अ टेम्परेरी पोस्ट, उसके बाद आपकी प्रमोशन होती है, आप किसी और पोस्ट पे चले जाते हो। बट बिल्कुल आपने ठीक बोला, बहुत से लोग आज भी मुझे डॉक्टर साहब कह के ही बुलाते हैं एंड आई फील हैप्पी ऑल्सो, कोई बोलता है तो। वहीं अभी आपने बताया कि आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन आप सेटिस्फाइड थे कि जो आप ऑलरेडी जो आपने अचीव किया हुआ था, आप डॉक्टर थे, ट्रेनिंग पे थे। तो इस पे मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि मतलब अभी भी जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उनके पास प्लान बी होना ज़रूरी है? बिल्कुल, ये जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10 लाख के करीब बच्चा हर साल पेपर देता है, अपीयर होता है। तैयारी तो पता नहीं कितने लोग करते हैं, हुँ। 15 से 20 लाख तैयारी कर रहे होते हैं, उस टाइम कई लोग नहीं अपीयर करते। अगर आप, क्योंकि अटेम्प्ट्स लिमिटेड हैं और आपका जो वो एज ग्रुप है तैयारी करने का 21 से 30 या थोड़ा-सा ज़्यादा, उसमें आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। इट और सिलेक्शंस, और जैसे आईएएस में 180 या टोटल्स 800 टू 900 सिलेक्शंस होती हैं टोटल 10 लाख में से। तो अगर आपके पास बैकअप ऑप्शन नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती किसी कारणवश, उससे निकलना, बाहर निकलना। और इसलिए आप करिए, तैयारी करिए। कई लोग, जैसे मैं बताया था, +1 में तैयारी शुरू कर देते हैं या फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू कर देते हैं। वो पैरेलल आपकी बिल्कुल ना पैरेलल तैयारी चलनी चाहिए। आप ये नहीं सोच के कर सकते कि मुझे सिर्फ़ यूपीएससी ही करनी है। सिविल्स, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस। कितने ही, मतलब अब तो इतना रिसेंटली इतने ज़्यादा आपके पास वर्टिकल्स खुल गए हैं। आप उसके साथ-साथ तैयारी करिए, यूपीएससी की भी तैयारी करिए। यूपीएससी की तैयारी में एक बड़ा बहुत बेनिफिट है, अगर आपकी सिलेक्शन हो ना हो, आपको वो नॉलेजेबल बना देती है। आपको एक बेहतर इंसान बना देती है, क्योंकि तैयारी का जो प्रोसेस है, उसमें स्ट्रगल्स भी हैं, फेलियर्स भी हैं, लर्निंग्स बहुत हैं उस चीज़ में। तो अगर आपने एक अपनी पीछे बैकअप ऑप्शन रखा होगा और बाय चांस आप नहीं सिलेक्ट हो पाते, तो आप उस जो आपको पूरा एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपेयरिंग यूपीएससी जो है, उससे आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कुछ परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो एक अच्छा बैकअप ऑप्शन करना किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से अगर बैकअप प्लान होगा, प्लान बी अगर बच्चों के पास होगा, तो सुसाइड के केस भी काफ़ी कम हो जाएँगे। बिल्कुल, मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ द डेटा, बट मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है पूरी प्रिपरेशन में। और अगर किसी का नहीं होता तो एक एक साइकोलॉजिकली आप पे उसका इम्पैक्ट आता है। मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू दे कर आया था। जब इंटरव्यू इंटरव्यू के बाद रिज़ल्ट आया तो एक एक आपको सेटबैक तो लगता है, उससे निकलना उसके लिए बहुत
पीयर सपोर्ट, पेरेंट सपोर्ट बहुत आपके ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो उसके लिए, जाते हैं हाँ, उस टाइम पे। उसकी बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ समय लगता है हुँ, उससे निकलने के लिए, बिकॉज़ आपको फिर से स्क्रैच से हुँ, तैयारी शुरू करनी है। ज़ीरो से आप दोबारा वापस से आप उसको करते हो। एग्ज़ाम। तो अगर और इन दैट केस इट हेल्प्ड कि आई वाज़ प्रैक्टिसिंग, कि मैं अपनी मेहनत कर रहा था, मैं अपना पेशा मैंने रखा हुआ था, और जब नहीं हुआ, दोबारा तैयारी करनी थी, तो बड़ा ईज़ी रहा मेरे लिए फिर से तैयारी करना, हुँ, क्योंकि मैं आई वाज़ सिक्योर अपनी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से और उस तरफ से। तो अगेन मतलब आप 2-3 साल दे दीजिए, बिना अगर आपने नहीं जॉब करनी या नहीं कुछ करना, बट आई फील एज़ अ कह लीजिए कि स्ट्रगलर ऑफ दैट एरा इन माय लाइफ, कि अगर आप साथ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो आप बड़ा अच्छा ईज़िली उससे जो निकल सकते हैं किसी फेलियर से। फिर से मेरे को आपकी बात से फिर से दिमाग में क्वेश्चन आया कि आपने बोला कि जैसे जो भी बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की, वो बेशक से सिलेक्ट नहीं होते, लेकिन काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस हाँ आते जी। हैं, नॉलेज में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जैसे कि एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, फिर लेकिन जिनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको लगता है कि उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ प्लान करना चाहिए या उनके लिए अदर ऑप्शंस कुछ? आई गेस देयर आर सर्टेन ऑप्शंस। अभी आई वाज मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि जहाँ जो इंटरव्यू की कॉल आ जाती है और जो नहीं हो पाते, एंड आई रिमेंबर एट दैट टाइम मुझे भी आई थी कि कुछ ना कुछ आप वो लिस्ट तो कहीं ना कहीं शेयर हो ही जाती है, नॉट ओनली विद गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स के साथ भी शेयर हो जाती है, कि ये बच्चों को कॉल आई थी, एंड जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हुँ, वो शेयर कर देते हैं। तो आई गेस कहीं ना कहीं वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल कर लेते हैं। एंड जैसे आपने बताया, आई गेस देयर देयर आर ऑल्टरनेटिव्स जहाँ पे अगर आप फाइनल लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, बट यू गेट सम सॉर्ट ऑफ ऑफर, लाइक आई सेड इवन आई एट इन 2000, दिस इज 2012, जब मुझे भी एक मतलब कॉल लेटर आया था आफ्टर आफ्टर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, इंटरव्यू देकर आया था। तो अभी भी आई एम श्योर आते होंगे, एंड अच्छा है क्योंकि जैसे मैं बताया वो एक गुड पूल है, नॉलेज पूल, एक बहुत अच्छा टैलेंट पूल आपके पास, कि जो बच्चा इतनी स्ट्रगल के बाद टॉप 2000 में पहुंचा है, बाय चांस उसका सिविल सर्विसेज में नहीं आया, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो वैसे भी एडजस्ट हो जाती है इन एनी केस। वही जैसे आपने कॉल का बताया तो जेन्युइन कॉल्स तो आती हैं, ठीक है? लेकिन इसमें ना एक ये भी है कि जिनका ऐसे सिलेक्शन नहीं होता या यूपीएससी के अलावा भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम बच्चे देते हैं, वहाँ पे अगर सिलेक्शन नहीं होता या फिर मेरिट में बहुत नीचे नाम होता है, नंबर होता है, तो फ्रॉड कॉल्स भी आती है अच्छा। कि क्या कहते हैं आपका सिलेक्शन हो गया है, अच्छा। आपके पास अभी मेल आ जाएगा ऐसे करके। अच्छा। क्योंकि ये मुझे इसलिए पता है कि मेरे भाई ने एग्ज़ाम दिया था, तो उसका जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके पास भी फ्रॉड कॉल आई थी। अच्छा। तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि उसमें डिफरेंशिएट कैसे करें? या किन फ्रॉड। चीज़ों का ध्यान रखें? हाँ, नहीं, अगेन मेरे को ऐसा लगता है कि जो अगर आप 2000 टॉप में पहुंच रहे हैं, 10 लाख ने पेपर दिया, एट सम पॉइंट, अभी क्योंकि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, नॉट जस्ट यूपीएससी के लिए, इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, हम भी आज अभी सिविल सर्विसेज में कितनी कंप्लेंट्स हमें आती हैं बैंक फ्रॉड्स की, अदरवाइज व्हाट्सएप पे प्रोफाइल्स बन जाती हैं, फेसबुक प्रोफाइल्स बन जाती हैं, सेलिब्रिटीज़ प्रोफाइल्स बन जाती हैं, देन आपको कहते हैं लिंक पे क्लिक कर दो, हुँ, ये कर दो, आप पैसे जमा करा दो, एंड वो सब। तो एक तो इसमें आपको खुद को अवेयर होना पड़ेगा, खुद की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब उस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं कि आप यूपीएससी का इंटरव्यू जाकर दे आए हैं, आप उस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, जब आप इतने टॉप जो लेयर है उसमें आज आप पहुंच चुके हैं, एक तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। यूपीएससी की साइट है, यूपीएससी पे सारा रिजल्ट आता है, उस पे सारे रोल नंबर्स वगैरह आते हैं। अगर आपको कोई मेल आ रही है और आपका साइट पे नाम नहीं है, आपको कोई व्हाट्सएप आ रहा है बट यूपीएससी की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो इट हैज़ टू बी द सेल्फ अवेयरनेस दैट विल सेव यू। ये तो उन बच्चों के लिए है जो पहुंच जाते हैं, बट कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो उस लिस्ट में भी नहीं है, एंड स्टिल मतलब कहीं भी मेंस में भी नहीं सिलेक्शन हुआ होगा, स्टिल दे आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ, जैसे मैंने बताया डिटेल्स तो आजकल हर किसी के पास अवेलेबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी अवेलेबल है, कहीं लिस्ट में भी आ जाता है उनको। मेरे को लगता है सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज यूपीएससी इटसेल्फ, साइट एंड द ऑफिस। एंड बहुत से बच्चे क्योंकि दिल्ली में प्रिपेयर करते हैं, तो कुछ भी उनको जहाँ कहीं जाना होता है, दोज हु आर इन दिल्ली, वो तो ऑफिस जाके भी पता कर सकते हैं, एंड दोज हु आर नॉट लिविंग देयर, साइट इज़ द बेस्ट सोर्स। यू शुड ओनली रिलाई ऑन द ऑथेंटिक गवर्नमेंट साइट्स,
उसके अलावा कुछ भी आपको अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है आई गेस, और जो आपको लग भी रहा है कि शायद फ्रॉड हो सकती है, आई थिंक वी शुड वेरीफाई बिफोर प्रोसीडिंग इट। वही फ्रॉड, जैसे कि अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है, फ़ोन हैक हो जाता है या फिर ब्लैकमेलिंग जैसे केसेस होते हैं, तो जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले क्या स्टेप्स लेने चाहिए? साइबर जो क्राइम का ब्रांच होता है हर पुलिस डिपार्टमेंट में, अगर दिल्ली में किसी के साथ हुआ है या जैसे हम जलंधर में बैठे हैं तो जलंधर में किसी के पास हुआ है, तो पुलिस जो महकमा है उनका एक सेल होता है साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए। एंड जैसे आपको मैं बता रहा था कि ऑलमोस्ट डेली लेवल पे एक या दो मेरे पास भी कंप्लेंट आती हैं कि भाई इस तरह से ये हो गया, तो हम सीधा का सीधा उनको जो साइबर क्राइम सेल है उसमें हम उसको भेज देते हैं। एंड बहुत बारी ऐसे केसेस जो हैं वो पकड़े भी गए हैं, उनके नंबर ट्रेस हो जाते हैं, स्पेशली दोज आर नॉट डूइंग इट प्रोफेशनली, अभी शुरू हुए हैं ताज़ा ताज़ा, जो इसको शुरू करने इजी मनी का ज़रिया बनाना शुरू किया है, वो बहुत आराम से पकड़े जाते हैं। कुछ अभी इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं कि दे आर डूइंग इट प्रोफेशनली। इतना उनका पूरा सेल बन चुका है कि नंबर कहीं से लेके और कुछ करके मतलब उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें सेल्फ अवेयरनेस एंड इमीडिएट रिपोर्टिंग टू द पुलिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर वो आप कर लेते हैं, तो जैसे आपने बताया बहुत से ऐसे केसेस जो हैं सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। हम यूपीएससी पे आते हैं। आपने सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम क्लियर किया, अपना यूपीएससी क्लियर किया। तो मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ तैयारियाँ आपने की? और कहते हैं ये मिथ है कि अगर आपको यूपीएससी करना है तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करने हाँ जी। पड़ेंगे, दिल्ली जाके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, बिहार हो गया, बाकी किसी स्टेट में रहते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? और आपने किस तरह से प्रिपरेशन की? आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? किन चीज़ों पे फ़ोकस किया? और कौन-सी बुक्स जो हैं आपने मेन पढ़ी? उसके बारे में बताइए। बुक्स तो मैम बहुत 10-11 साल हो गए हैं, तो एक तो मुझे याद भी नहीं होंगी, प्लस अभी तो इतनी अपडेशन आ जाती है, एवरी ईयर सम न्यू स्टफ इज़ कमिंग, न्यू बुक्स आर कमिंग, न्यू कोर्सेज आर कमिंग, कि हर साल ही चेंज हो जाता है। बट जो सेल्फ स्टडी वाला पैटर्न है इट रियली हेल्प्स, मतलब आपकी शुरू से ही अगर प्रैक्टिस है कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, अगेन बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, हमारा जो मेडिकल कॉलेजेस में भी ना कोचिंग का या ट्यूशंस का कोई वो नहीं होता, सब जो भी आप पढ़ रहे हैं आप खुद से पढ़ रहे हैं। एंड बिकॉज आई वॉज प्रैक्टिसिंग, तो मेरे पास ऑप्शन ही यही था कि मैं बाहर नहीं जा सकता था, मुझे सेल्फ स्टडी से ही पढ़ना था। एंड आई बिलोंग टू अ नॉट आई विल से वेरी स्मॉल टाउन बट अ डिसेंट बॉर्डर टाउन, फिरोजपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई है। तो वहाँ से भी दिल्ली जाके करना इट वाज डिफ़िकल्ट, एंड दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट 2012 2013, तब तक इतना ऑनलाइन क्लासेस का भी ट्रेंड शुरू नहीं हुआ था। तो बहुत से लोगों ने कहा कि दिल्ली चले जाओ, कोचिंग क्लासेस जॉइन कर लो। मेरे पास जैसे मैंने बताया वो ऑप्शंस नहीं थी। तो मैंने दिल्ली जाके थोड़ा-सा रेकी किया और आप बुक्स लेकर मैं आए थे वहाँ बुक्स से? लेकर आया वहाँ हुँ। से, बुक्स लेकर आया, नोट्स लेकर आया इनिशियली जब मेरे को स्टार्ट करना था तैयारी। उसके बाद जब भी टाइम मिलता था, वो मैं अपना नोट्स एंड बुक्स पढ़ता था। इट हेल्प्ड कि मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत थी बचपन से। तो एक मैं जब भी जितने भी एस्पिरेंट्स भी आते हैं, जो अर्ली आते हैं मेरे पास कई बार पूछने के लिए, उनको मैं कहता हूँ कि पहला काम ये करो कि रोज़ अखबार पढ़ना शुरू कर दो। चाहे अभी ऐप्स आ गए हैं, वो आ गए हैं, सारा कुछ आ गया, बट स्टिल पेपर रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट व्हिच आई डेवलप्ड फ्रॉम वेरी अर्ली। प्रोबेबली आई वाज़ 7 और 8 इन ऐज जब मैंने पेपर रीडिंग करना शुरू कर दिया था। और वो एक आपका बेस तैयार करती है, क्योंकि फिर जब आप एक्चुअल में तैयारी करते हो तो वो हैबिट जो बनी हुई होती है वो आपको काफ़ी हेल्प करती है। आज भी द फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग आफ्टर गेटिंग अप इज़ कि पेपर लेकर आओ, मुझे पेपर पढ़ना है। डिस्पाइट आई हैव मैनी न्यूज़ ऐप्स इन माई मोबाइल, बट मैं पेपर रीडिंग आज भी करता हूँ। तो उसके कारण उसका बहुत बहुत बेनिफिट हुआ सेल्फ स्टडी का, जैसे हम बता रहे हैं। धीरे-धीरे करके जैसे जब मेंस हो गया, सॉरी प्रीलिम्स हुआ, तो मुझे समबडी सेड कि आजकल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन कर सकते हो, यू डोंट हैव टू बी फिज़िकली प्रेज़ेंट, तब नई-नई आई थी। तो आई जॉइन्ड अ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, वो मैंने वहीं से हम उसको भर देते थे, स्कैन करके भेजते थे पीडीएफ बनाकर, वो पेपर चेक होकर आ जाता था, एंड देन मतलब आपको जो अपना कमज़ोरियाँ, वीकनेसेस पता लग जाते थे, यू कैन इम्प्रूव। उसका बहुत मेरे को जो बेनिफिट हुआ, क्योंकि आई वाज़ गेटिंग एक्सपोज़र कि दिल्ली में क्या चल रहा है, बाहर सिटीज़ में बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो उससे आपको अवेयरनेस होना काफ़ी ज़रूरी है। बट अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, यू हैव टू डेवलप दैट हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी,
मैं अपने मेरा रूम होता था बिल्कुल साइलेंस में, मैं पढ़ता होता था बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग जॉब। तो रात को लेट पढ़ता होता था ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। इतना सोशल मीडिया बूम नहीं था तब, जितने भी ऐप्स वगैरह तब नहीं थे। स्टिल आई डिडंट बाय अ स्मार्टफ़ोन एट दैट टाइम, जब तक मेरी सिलेक्शन और इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। उसके बाद मैंने डिस्पाइट आई वाज़ अर्निंग वेल, मैंने नहीं किया। अभी मैं ये नहीं सजेस्ट करता क्योंकि अभी स्मार्टफ़ोन को अगर आप स्मार्टली यूज़ करें तो उसका काफ़ी बेनिफिट भी है, आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। पर वो डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ़ से ख़त्म करना, सेल्फ स्टडी और जॉब के साथ, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आज की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर बच्चे तैयारी के साथ-साथ उसको ख़त्म कर दें, तो ये सेल्फ स्टडी के साथ अपनी तैयारी वो बिल्कुल कर सकते हैं। आपका जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कुछ कमियाँ रही थी जिन पर आपने बाद में वर्क किया और चीज़ें? मैम फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा था, मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। इट वाज़ मतलब हिट एंड ट्राई वाला, और वो ऐसा हिट करता गया कि प्रीलिम्स दे दिया, इतनी तैयारी नहीं थी, क्लियर हो गया। मेंस दे आया, मेंस भी क्लियर हो गया। इंटरव्यू देकर आया, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट का जो इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा हुआ। तो जब रिज़ल्ट आना था तो मुझे ऐसा लगता था कि इस बारी तो मैं पक्का सेलेक्ट होके रहूँगा। मतलब सब कुछ भगवान भी मेहरबान है ना, कि आप तैयारी नहीं कर रहे और पेपर दे रहे हो, पेपर क्लियर होते जा रहे हैं, तो आप में वो एक और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस या कह लो घमंड आ जाता है कि भई अब हुँ। तो हो ही जाएगा। और जब रिज़ल्ट आया तो देखा कि नंबर नाम ही नहीं है। देन आई रियलाइज़, जो मैं कह रहा था कि थोड़ा आपको सेटबैक लगता है, कि रियलाइज़ किया तैयारी उस लेवल की नहीं थी। ऐसे नहीं यूपीएससी आप क्लियर कर सकते कि बस पढ़ा थोड़ा-सा, पेपर दिया एंड क्लियर हो गया। तो सेकंड जब अटेम्प्ट देना था, उसमें जज़्बा तो वही था, बट मेहनत जो है वो दुगनी मैंने करी उसके अंदर। पढ़ाई का टाइम बढ़ाया, स्मार्ट स्टडी करनी शुरू करी। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किस तरह से आपने उसको अपनी तैयारी को प्रिपेयर करना है। तो सेकंड जब किया, प्रीलिम्स देकर आया तो मुझे पता था कि हो जाएगा, अच्छा है, तो अच्छे मार्जिन से प्रीलिम्स हुआ। मेंस देकर आया तो अच्छे हुए थे पेपर एंड अच्छा हो गया। इंटरव्यू देकर आया, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ मेरा सेकंड अटेम्प्ट में। पर जब रिज़ल्ट आना था, जो पहली बार थी ना फीलिंग अब तो हो ही जाएगा, सेकंड में था कि भगवान किसी तरह आ जाए, मतलब अब मेहनत पहले करी है, वाला जो हाँ, और वो सब उतर गया था, वो जो कॉन्फिडेंस एंड घमंड जो था वो उतर गया था। सेकंड टाइम तो हाथ जोड़ते थे कि भगवान कुछ भी नंबर आ जाएँ, कुछ भी रैंक आ जाए, तो हम आ जाएँ इस जो इतनी मेहनत करी है। एंड देन द रिज़ल्ट केम, तो बहुत अच्छा फिर रिज़ल्ट आया। और अगेन जैसे मैं कह रहा था कि ब्लेसिंग्स उस चीज़ की मिली कि हमें यहाँ आने का मौका मिला। इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा गया और क्या कहते हैं, किसी को अगर आपको टिप्स देनी हो, तो क्या टिप्स देंगे कि मतलब इंटरव्यू अगर आप देने जाते हैं, किन-किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जो नोटिस की जाती हैं? इंटरव्यू उस वक़्त जब हम जा रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, आई एम यूज़िंग हम, क्योंकि 2-3 लोग हम वहाँ हुँ। पे बैठे थे। तो सबका मानना यही था कि अंदर नॉलेज टेस्ट नहीं होगी, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो आप कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे आप अपना आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, आप क्या तौर तरीके देखे जाएँगे। अगर किसी सिचुएशन में आप एज़ एन ऑफ़िसर फँस जाते हो, तो उसमें आप कैसे निकलोगे, कैसे आप सॉल्यूशन दोगे, वो सब देखा जाएगा। बट जब आप इंटरव्यू देते हो, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस व्हाइल आंसरिंग द इनिशियल क्वेश्चंस। बाद में जो है ना, एक स्टार्ट जब होता है, तो 1-2 आंसर्स अगर आप अच्छे दे दो, जो भी उनके वो टेस्ट नहीं करे, बट आपके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि इनिशियल आपका जो 5 मिनट्स हैं, वो आपके अच्छे निकल जाएँ। अगर उसमें आप, फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन जो है आपका अगर अच्छा चला जाएगा, हुँ। तो आपके बाकी के 20-25 मिनट वो बहुत दैट विल बिकम अ कैजुअल कन्वर्सेशन, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, या मैं कोई बात कर रहा हूँ, आप रिएक्ट कर रहे हैं, वो एक्शन रिएक्शन पे चला जाता है इंटरव्यू। बट इनिशियल अगर आपके 5 मिनट्स आपकी नॉलेज अच्छी है, आप अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इंप्रेशन आता है। आप इनिशियल 5 मिनट्स में कुछ गलती कर देते हैं, कुछ आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, और स्पेशली व्हेन यू आर नॉट आंसरिंग, तो वो फिर आपको पकड़ लेंगे। वो आपको उसका जो है उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनिशियल जो आपके 5 मिनट्स हैं, इनिशियल 5 टू 7 या 10 मिनट्स हैं, उसमें यू बी कॉन्फिडेंट। जो सोच कर आए थे कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है, आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा, वो आपका वहाँ पे इंप्रेशन, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, अगर आपसे कुछ नहीं आंसर हुआ या आपने कोई गलती, तो मतलब उसको फटाफट वापस आइए, जो अपनी जो इनिशियल आप सोच के गए हैं कि आई विल बी मतलब वेरी नॉलेज कॉन्फिडेंट। आपकी वो पहले येस, ऑफ एग्ज़ाम्स में कोर्स,
ऑफ कोर्स मैम, दे पता दे कर ली जाती है, बाद में कॉन्फिडेंस चेक होता है यस, इंटरव्यू में। वो अगर सपोज अब मैंने कभी इस यूपीएससी इंटरव्यू नहीं लिया, बट सर्विस में आके जब हमें कुछ इंटरव्यूज लेने के मौके मिले, तो मैं जब इंटरव्यू लूँगा मेरी यही सोच रहेगी कि ये जो इंसान है जिस जॉब के लिए आया है, उस जॉब में अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए जो थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जहाँ पे ही नीड्स टू हेल्प पीपल, या कोई पैनिक सिचुएशन टाइप कुछ वहाँ प्रेशर सिचुएशन, नॉट पैनिक, प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, हाउ विल ही रिएक्ट? वो कैसे खुद को निकालेगा और कैसे लोगों को ये हेल्प कर पाएगा? तो मैं मेरा जो रहेगा वो ये रहेगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जब यूपीएससी में भी इस तरह की सिचुएशन आती है, थोड़ा बहुत नॉलेज आपका टेस्ट होता है, थोड़े बहुत तौर तरीके आपके टेस्ट होते हैं, बट ये चीज़ जो है कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू और कैसे आप खुद को प्रेशर सिचुएशन में कंडक्ट करोगे, ये चीज़ मुझे जो लगता है कि पक्का परखी जाती है। और अगर आप अपने आप को उस तरह से कंडक्ट कर पाते हो फॉर दोज़ 30 मिनट्स, तो डेफ़िनिटली इट हेल्प्स। एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया, फिर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया। जब लबासना से पहली बार कॉल आया, वो फीलिंग कैसी थी? मैम अगेन बिकॉज़ मैंने दिल्ली से तैयारी नहीं करी। मुझे एक्चुअली में नहीं पता था कि इस तरह से कोई लबासना से लेटर आएगा, ये कॉल आएगी और आपको इस तरह अकेडमी में जाना पड़ेगा और उसमें आप ट्रेनिंग करोगे। मुझे नहीं बताया था किसी ने। जब सिलेक्शन हो गई तो मेरा जो कोई बाद में जो मेरे कलीग बने, उन्होंने बताया कि नाउ यू विल गेट अ कॉल लेटर फ्रॉम अकेडमी एंड वी विल बी ट्रेन्ड देयर फॉर, मतलब हमारी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद यू विल बी सेंट टू द स्टेट्स, रिस्पेक्टिव स्टेट्स, एंड वहाँ पे आप जाके सर्विस करोगे। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि येस, लाइक दिस इज़ व्हाट जिसके लिए लोग तैयारी करते हैं। एंड आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, फॉर्मल ट्रेनिंग मिलती है। लबासना इटसेल्फ, जो आप कहते हैं हमारा एल्मा मैटर है, मंदिर है, जितने भी सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं, आप वहाँ जाते हो, काफ़ी कुछ चीज़ें सीख कर आते हो। एंड सबसे अच्छी जो चीज़ आप सीखते हो कि जो अभी हम बात कर रहे थे, किसी भी तरह की सिचुएशन में आप किस तरह से, जो सिविल सर्विस का मैंडेट है, लोगों की सेवा करना, पब्लिक सर्विस कह लीजिए या सिविल सर्विस कह लीजिए, उसका मतलब ये है कि हमने जाकर लोगों की सेवा करनी है। तो किसी भी तरह की सिचुएशन में जितना मर्ज़ी आप पे प्रेशर है, जो पब्लिक की सेवा करने के लिए आप इस सर्विस में आए हो, उसको वो सर्विस कैसे डिलीवर करनी है, ये चीज़ जब आप सीख के उसको इम्प्लीमेंट करते हो और वो जब फर्स्ट कॉल आती है, तो यू फ़ील मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड मैं जब गया, अकेडमी गया, तो आई वाज़ सो हैप्पी। मैंने कोट भी किया कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ से हमने सीख कर आगे जाना, तो मैं और मेहनत करता। तो जितने भी एस्पिरेंट्स आते हैं, मैं उनको ज़रूर बताता हूँ कि जब आपने तैयारी शुरू करनी है, एंड इफ़ यू गेट अ चांस, आप एक बार ये अकेडमी के बाहर जाके ना खड़े होकर बोल कर आओ कि मुझे इस अकेडमी में मतलब आना है, यहाँ से मेरे को अपनी ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद मुझे जो सिविल सर्विस में जाना है। अभी जो आते हैं, मुझे नहीं बताया गया था, ना मेरे को पता था, बट जब वहाँ गया तो यू फील मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अच्छा लगता है। लबासना एस्पिरेंट्स के लिए एक सपने जैसा है, मतलब हुँ। उनका जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू है, अगर लबासना वो पहुँचते हैं। तो मैं चाहूँगी कि लबासना कैसा है? क्या पूरा दिन का वहाँ का रूटीन रहता था डेली? क्या-क्या चीज़ें सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का प्रॉपर क्या पूरा रूटीन रहता था? इन डेप्थ मैं वो चाहूँगी कि आप बताएँ। अ, वास्तव में जितने भी लोग आते हैं वहाँ पे अपने सेलेक्ट होके आते हैं, दे आर ऑलरेडी मैच्योर, अपने पढ़ लिख कर पेपर क्लियर कर कर आए हैं। जो एक चीज़ लबासना आपको लाइफ में सिखाता है, फोरमोस्ट काफ़ी चीज़ें सिखाता है, फोरमोस्ट जो सिखाता है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन। एंड मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऑफिसर है, अगर वो डिसिप्लिन्ड है, तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस उसको आ जाएंगी। तो जो लबासना में पहली चीज़ जाकर सीखी, सब लोग मेहनत कर कर आ रहे थे, सब लोग मतलब प्रेशर में पढ़ाई कर कर आ रहे थे, और सब लोग का था कि अभी हम क्लियर हो गए हैं तो हम यहाँ पे आके ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो पहली चीज़ पहले दिन से हमें सिखाई गई लबासना में, वो था कि हाउ टू कंडक्ट प्रोफेशनली एंड हाउ टू बी डिसिप्लिन। तो सुबह उठ के आपको पूरा मतलब इस तरह से पीटी करवाई जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है। 2 चीज़ें उसमें होती है, फिटनेस एंड अगेन जो मैं बात बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आता है कि आपने कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी है और कैसे प्लान करना है आपने। देन यू प्लान योर डे, देयर इज़ अ पूरा शेड्यूल होता है। सुबह से लेके शाम तक जो है आपकी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ में जो है आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। आपको बताया जाता है कि आप जब फील्ड में जाएँगे
या आप जब सेक्रेटेरिएट में जाएँगे तो किस तरह से आपने एग्ज़ीक्यूशन करनी है और किस तरह से पॉलिसी फ़ॉर्मुलेशन करनी है। बहुत से जो हैं हमारे पास वहाँ पे लोग आते हैं जो एक्सपर्ट हैं इन देयर फ़ील्ड, जो आपको वहाँ पे लेक्चर देने आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत कुछ सीखते हो जब वो बोलते हैं, तो बहुत कुछ आप सीखते हो, कोई प्रैक्टिकल इस तरह की बातें की जाती हैं कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में हो गए, कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं, तो किस तरह से आप लोगों को जो है और बेहतर तरीके से अपनी जो सर्विस दे सकते हैं। दैट इज़ मतलब वेरी क्रूशियल, क्योंकि किताबों में कई बारी वो चीज़ें नहीं लिखी होती जो आप एक्सपीरियंस शेयरिंग के साथ जो कर सकते हो। आपको बहुत से इस तरह के टूर करवाए जाते हैं, क्योंकि अभी तक सब पढ़ रहे थे। किसी ने कोई किसी ने नहीं कहूँगा, मतलब कुछ लोगों ने नहीं देखा होता कि फ़ील्ड में क्या होता है। आपको गाँव में लेकर जाया जाता है। वहाँ पे आपको आप रुकते हैं वहाँ पे, गाँव में जाकर रुकते हैं, आप बॉर्डर पे जाते हैं। मतलब एट दैट लेवल कि भारत बॉर्डर्स दर्शन भी। भारत दर्शन पे आप हुँ। बॉर्डर पे आप 1 महीना, सॉरी हफ़्ता आप आर्मी कैंप्स में रहते हैं। आप जो हमारे जवान हैं उनके साथ रहते हैं। आप देखते हैं कि वो कैसी प्रॉब्लम फ़ेस कर रहे हैं। आपको डिफ़रेंट डिफ़रेंट सेक्टर्स में लेकर जाया जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे वो शिपिंग का। मेरे को याद है कि हम कोचीन गए थे, वहाँ पे हमें लेकर जाके लेकर गए। डिफ़रेंट डिफ़रेंट आप पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आपको लेकर जाया जाता है। जस्ट आपको वो एक्सपोज़र मिल रहा है कि अगर कल को आप इस सेक्टर में आए और आपने काम किया, तो आप कैसे बेटर जो है सर्विस डिलीवरी दे सकते हैं। तो वो एक जो हम सपने की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि वो सपना यही है। एज़ अ कॉमन पर्सन आप ये चीज़ों का एक्सपोज़र नहीं ले सकते। बट जब आप सर्विस में आ गए हैं और कल को आपने क्या पता उसी सेक्टर में काम करना है, तो वो जो एक्सपोज़र देते हैं, वो आपको एक एक्सपीरियंस दिया जाता है डिसिप्लिन के साथ। वो वो है लबासना बेसिकली। एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि हमें वो मौका मिला। जैसे मैं बता रहा था कि ये आपकी जो प्रिपरेशन का टाइम है और सर्विस है ना, आपको बहुत चीज़ें वैसे सिखा देती है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो आप डिसिप्लिन सीखते हो, आप एक्सपीरियंस सीखते हो, वो हमें अकेडमी से दिया जाता है ताकि जब हम फील्ड में आएँ तो हम उसको फ़ॉलो कर सकें प्रॉपर। लबासना की आपकी कोई मेमोरी जो अभी तक आपको याद हो और जो हमेशा याद रहेगी? दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिकॉज़ देयर आर सो मेनी ऑफ देम। एंड कभी भी कोई हमारे फॉर्मर जो बैचमेट्स हैं, फॉर्मर नहीं, करंट बैचमेट कभी मिल जाते हैं हम लोग को, या कभी जूनियर सीनियर मिलते हैं, तो देयर आर सो मेनी मेमोरीज़। कई-कई घंटे आप बात कर सकते हैं उन उन चीज़ों के ऊपर कि हाँ, हमें वहाँ ऐसा बताया गया था जो हम एक्चुअली में भी देख रहे हैं। यहाँ पे हम उसको देख रहे हैं बिकॉज़ हमें बताया गया था, वी आर वेल ट्रेन्ड कि हम उसको एक्चुअली जो ग्राउंड पे है एग्ज़ीक्यूट कर सकें। एंड दे आर वेरी फन फील्ड मेमोरीज़ ऑल्सो। आपके कई दोस्त बनते हैं, यू मेक सो मेनी गुड मेमोरीज़ विद योर फ्रेंड्स, लाइफ टाइम फ्रेंड्स। और आज भी जैसे कि अभी हर हर जो ऑफ़िसर अपने-अपने स्टेट में काम कर रहा है, मुझे कोई अपने स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का काम है जो मान लो किसी और स्टेट में मुझे चाहिए। मेरा कोई यहाँ का कोई व्यक्ति किसी और स्टेट में गया और वहाँ उसको कुछ तकलीफ़ आ गई है। तो वो जो आपकी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप बनती है, एज़ अ प्रोफ़ेशनल ऑल्सो एंड एज़ अ फ्रेंड ऑल्सो, आप उन चीज़ों से लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो बहुत से ऐसे किस्से हैं, आई कांट पॉइंट आउट वन, पर काफ़ी काफ़ी मेमोरीज़ होती हैं मैम लवासना की। वही लबासना से लेके जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई, तो लबासना से लेके पहली पोस्टिंग तक का क्या प्रोसेस रहता है पूरा? पहले हमें वहाँ पे जैसे बताया था, एक हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है। फाउंडेशन कोर्स लगभग 3 महीने का होता है। फिर 2 महीने का हमारा एक दर्शन करवाते हैं, भारत दर्शन जिसे बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का आपको एक्सपोज़र दिया जाता है। फिर आपका फ़ेज़ 1 आता है, जो भी अगेन 3 महीने का होता है। फाउंडेशन कोर्स में सभी सर्विसेज़ के लोग आते हैं। फ़ेज़ 1 में सिर्फ आईएएस जो ऑफ़िसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद लगभग 1 साल आपको जिस स्टेट आपको एलोकेट हुआ है, उस स्टेट में आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है किसी एक ज़िले में। जैसे मेरी ट्रेनिंग हुई थी होशियारपुर ज़िले में। तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो-जो आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट आपके जो एक्सपीरियंस आपको करवाया जाता है कि क्या पोस्ट होती हैं और किस तरह से आप लोगों के जो काम करवाते हो। फिर एक फ़ेज़ 2 हमारा वापस लबासना में होता है, जिसमें आप सीख कर आए हो ज़िले से, वो एक्सपीरियंस शेयरिंग विद द अदर जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ आपकी वो एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है। और ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग जो आपको असाइनमेंट्स मिले होते हैं, वो सब करवाया जाता है। एंड आफ्टर दैट अभी हमारे टाइम से शुरू हुआ था, अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी आपको लगाते हैं मिनिस्ट्रीज़ में,
दिल्ली में आपको 2 से 3 महीने तक के लिए आपको भेजा जाता है। तो उसमें आपको मिनिस्ट्रीज़ का एक्सपोज़र दिया जाता है एज़ असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड आफ्टर दैट यू आर सेंट बैक टू द स्टेट्स जो कार्डर्स बोलते हैं हम। और फर्स्ट पोस्टिंग नॉर्मली एसडीएमशिप की आपको देते हैं जिसमें एक सब डिवीज़न का आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आपको लगाया जाता है। तो दिस इज़ हाउ द होल साइकिल वर्क्स। थोड़े बहुत चेंजेस मैं अपने टाइम की बात बताइए, प्रोबेबली थोड़े बहुत चेंजेस इसमें हो गए होंगे। जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तो फर्स्ट डे कैसे था? नर्वस थे बहुत ज़्यादा या एक्साइटमेंट थी? और फर्स्ट डे कैसा रहा? मेरी मैम फर्स्ट पोस्टिंग थी दसूहा है जिसमें मेरी ट्रेनिंग हुई थी जिस ज़िले में, उसी ज़िले में मेरी पोस्टिंग आई। सब डिवीज़न दसूहा था एंड नर्वसनेस थी, बिल्कुल थी, क्योंकि आप नाउ यू आर हेडिंग अ सब डिवीज़न एंड एक सब डिवीज़न में अंदाज़न 4 से 5 लोग, 5 लाख लोग जो होते हैं, तो एक वो प्रेशर भी रहता है आप पे कि भई अब इतने लोगों का आपने आपने मिलना है, उनका काम करना है। देयर आर सो मेनी फाइल्स दैट विल बी कमिंग योर वे, सो मेनी डिसीजंस जो आपने लेने हैं। आपको पब्लिक में जाना है, पब्लिक के बीच जाके उनसे बात करनी है, उनके इश्यू सुनने हैं। ट्रेनिंग पीरियड में तो आप सिर्फ सुन रहे होते हो, उसमें आपको कुछ डिसीजंस ज़्यादा नहीं लेने होते। बट जब आप एक्चुअली में डिसीजन ले रहे हो तो शुरू-शुरू में नर्वसनेस होती है। बट धीरे-धीरे विद एक्सपीरियंस, विद एवरी इंसिडेंट, विद एवरी डे यू लर्न सो मेनी थिंग्स कि धीरे-धीरे आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाता है। पर आई स्टिल रिमेंबर मेरे मेरे पेरेंट्स आए थे मेरी जॉइनिंग के ऊपर जब मैं एसटीएम बना था। बहुत से कॉल्स आई, बहुत से लोगों ने जब मेरी सिलेक्शन के टाइम पे कॉल किया था, उसके बाद मेरी एसटीएमशिप जब आई फर्स्ट आई तो काफ़ी लोग कॉल्स आए कि हाँ आज मतलब तुम यू आर जॉइनिंग, तुम्हारा सपना पूरा हो गया, इस तरह की बातें जो की, तो अच्छा लगा उन चीज़ों से। और धीरे-धीरे क्योंकि 1.5 साल की लगभग एसटीएमशिप होती है, 1.5 से पौने 2 साल की। बाय द एंड ऑफ इट आई वुड नॉट से एंड ऑफ इट, बाय 1 और 2 मंथ्स यू सेटल डाउन। आप सेटल डाउन हो जाते हो, आपको धीरे-धीरे एक्सपीरियंस आता है एंड बाय द एंड ऑफ इट तो थोड़ा बहुत आपको अब ये होता है कि येस अभी मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अब ले सकता हूँ। आपने बताया कि आपके पास बहुत सारी कॉल्स आई। तो सिविल सर्विसेज़ में आने के बाद रिलेटिव्स का बिहेवियर चेंज हुआ? या जिनसे कभी पहले बहुत बात नहीं होती थी, हाँ। उनके भी कॉल्स आने लगे? या कभी काम के टाइम पे जैसे कॉल करते हैं कि हाँ, मेरा ये काम है, ये करवा दो, ऐसा कभी होता है आपके साथ? मैम इसमें मेरा एक टेक ये है जो मैंने अपनी मदर से सीखा है। मेरे मदर हमेशा कहते हैं कि अगर परमात्मा ने आपको एक दात दी है, पंजाबी में दात बोलते हैं, एक आपको आशीर्वाद दी है, एक ओहदा दिया है कि आप लोगों की मदद कर सको, लोगों की हेल्प कर सको, तो ज़िंदगी में कभी पीछे मत हटना किसी की मदद करने से। तो अगर आप उस ओहदे पे बैठे हैं, जहाँ आप लोगों की मदद कर सकते हो, तो डेफ़िनेटली आपको लोग आएँगे आपसे मदद माँगने के लिए। तो अगर कोई भी, अभी आपने रिलेटिव बोला, फ्रेंड्स बोला या आम पर्सन भी, आज भी अगर मुझे कोई जिसकी कोई सिफ़ारिश नहीं है, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है और उसकी मदद करनी बनती है, जेन्युइन है, तो मैं आउट ऑफ द वे जाकर उसकी मदद करूँगा। तो अब जितने भी मेरे कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स या कोई भी व्यक्ति मेरे से अगर वो कहेंगे कि सर हमें ये दिक्कत है या बेटा अब हमें ये दिक्कत है, तो मैं उसकी मदद करूँगा, फ़ॉर श्योर करूँगा। अगर किसी का ऐसा काम है जो नहीं हो सकता या नहीं होने वाला, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसको सही दिशा दिखा दूँ, सही उसको गाइडेंस कर दूँ कि ये काम नहीं हो सकता या फिर ये आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं या ये इस तरह से नहीं हो पा रहा है, इस करके है, ये आपका काम नहीं हो पाएगा। तो आई हैव टू बी वेरी पेशेंट विद देम ऑल्सो एंड उनको थोड़ा समझाना भी पड़ता है, कई बुरा भी मान जाते हैं। अगर मैं कह दूँ कि ये नहीं हो सकता, वो कहेंगे जी आप तो इतने बड़े ऑफ़िसर हो, आप ये काम नहीं करवा सकते। फिर उनको बताना भी पड़ता है कि हर एक मदद का दायरा होता है। अगर आपका काम रुका हुआ है कहीं, जो होने वाला था वो हम करवाएँगे, पर जो नहीं हो सकता उसमें हम आपको सिर्फ़ इतना बता सकते हैं कि क्यों नहीं हो सकता और कैसे इसको जो है इस काम को सही तरीके से करवा सकते हो। वहीं अब जैसे अब आप आईएएस बन गए हैं, तो फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के बिहेवियर में मतलब ऐसे चेंज आया जैसे या अब आपसे बिल्कुल जैसे फॉर्मल तरीके मेरे से मेरे बिल्कुल मेरे रिस्पेक्टफुली मेरे बात करना? फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे पहले थे। उनमें मुझे लगता है कि कोई चेंज नहीं है। मेरे स्कूल के दोस्त हैं, वो आज भी मुझे बड़े अच्छे से मिलते हैं जैसे हम स्कूल में मिला करते थे। मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, हमारा एक वो है कि हम हर 6 महीने बाद कोई 1 दिन निकाल के मिलेंगे ही मिलेंगे और वैसे ही मिलेंगे,
जैसे हम कॉलेज में थे, उसमें कोई अभी सर्जन बन गया है, कोई सुपर स्पेशलिस्ट बन गया है, मैं यहाँ पे डीएम बन गया हूँ। बट जब हम मिलेंगे तो हम वैसे ही मिलेंगे जैसे हम कॉलेज में थे, जो हम कॉलेज में बातें करते थे या स्कूल में, जैसे मैंने बताया। मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं घर में सबसे छोटा हूँ अपने परिवार में, तो सभी मेरे से बड़े हैं, कज़न्स भी मेरे से बड़े हैं, तो मुझे आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे मैं पहला था, और मुझे लगता है ऐसे ही होना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि भई आप किसी सीट पे हो या ऑफ़िसर बन गए हो, तो आपको कोई आप यू विल डिमांड सम एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट। एक एक तौर तरीका होता है, वो बिल्कुल वो तौर तरीका फ़ॉलो करते हैं, और जो मेरा प्रोटोकॉल है कि उनको इज़्ज़त मान देना, उनसे जो मेरे हम उम्र उनको प्यार करना, वो मैं अपना फ़ॉलो करता हूँ। तो आई कांट रिमेंबर कि किसी के बिहेवियर में चेंज आया। दे आर ऑल वेरी हैप्पी एंड आई एम आल्सो वेरी हैप्पी विद देम। वहीं जब आप स्कूल या कॉलेज में थे, कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका हो? बहुत बार ही रोका, मतलब ये तो कोई भी ऐसा इंसान मेरे को नहीं लगता कि जिसको ना रोका हो। मेरे को कभी जुर्माना नहीं पड़ा, बट येस वो उन्होंने हमेशा चेक वगैरह तो करते ही थे, पुलिस भी करती थी। कई बार हम ऑफिसेज में आते थे। इनफैक्ट आई रिमेंबर अ वेरी इंसिडेंट वेरी डिस्टिंक्टली, दिस इज़ 2008। जब हम कॉलेज में थे तो हम डीसी साहब के पास अपना एक डिमांड लेटर मेमोरेंडम देने गए थे। तो हमें बहुत डर लग रहा था कि भाई डीसी साहब के पास जा रहे हैं, और हमारे शायद कॉलेज के पास कुछ इश्यू था, उसके उसके लेकर गए थे। तो बाहर भी बड़ा प्रोटोकॉल था, पुलिस वाले भी खड़े थे, स्टाफ भी खड़ा था। फिर उन्होंने बड़े प्यार से हमें बुलाया, सुना, पर हमें हमारी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि हम कैसे बताएं जो सोच कर आए थे। पर ही मेड अस कंफर्टेबल, दैट वाज अ बिग लर्निंग। तो आज भी मैं यही कोशिश करता हूँ कि अगर कोई मेरे पास आ रहा है, कोई भी पब्लिक से आ रहा है, कोई भी मिलने आ रहा है, तो पहले तो मैं उसको ये एम्पावर करूँ कि वो जो बात कहने आया है वो अपने ढंग से रख सके। अगर वो रख ही नहीं पाएगा तो मेरे पास आने का, किसी भी ऑफ़िसर के पास आने का क्या फ़ायदा, अगर वो अपनी आप से डर से बोल ही ना पाए। तो मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो आए तो आई मेक हिम फ़ील कंफर्टेबल, उसको बताते हैं, पूछते हैं, बैठो आराम से, पानी पियोगे या कुछ करोगे, देन टेल योर थिंग्स सो दैट वी कैन गिव सम सॉल्यूशन। तो ये बहुत बारी हुआ, जो आपने पूछा क्वेश्चन कि भई ट्रैफ़िक पुलिस ने डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए रोक लिया, या जैसे हम ऑफ़िसेज़ में गए तो वहाँ पे हमें आए। तो उससे आपको एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि मेरे साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर अगर आपने वो एक्सपीरियंस देखे हुए हैं तो यू कैन हेल्प इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बेटर। आप उसको बेटर कर सकते हैं एग्जीक्यूट। वहीं जैसे कि पुलिस को लेके लोगों के मन में डर होता है एक। अब जैसे हम हमारी गली में भी कभी कोई सायरन की आवाज़ आ जाए पुलिस की गाड़ी की, पुलिस वाले आ जाए तो सब लोग देखते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया? और एक डर रहता है सबके मन में पुलिस को लेके। इसके लिए क्या कहेंगे कि मतलब ये वाली इमेज अब लोगों को चेंज कर देनी चाहिए कि पुलिस से डरना नहीं है, वो आपके काम के लिए ही, आपके सपोर्ट के लिए ही आपके साथ है? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों को पता होता है कि कौन गलत काम कर रहा है, खुद को भी पता होता है, जो गलत काम कर रहा है उसको पता होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, और जो सही काम कर रहे होते हैं उनको उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो सायरन की बात बोली ना, कि सायरन सुन के लोगों को होता है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, तो मेरे को लगता है वो सायरन बना उन गलत लोगों के लिए थे, जो जिनको पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं और सायरन बजा है, तो उनके मन में डर एक्चुअली में आना चाहिए, ताकि अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको रुक जाएँ कि भाई पुलिस आ गया, वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। और जो सही लोग हैं, जो गलत काम नहीं कर रहे हैं, जो किसी कानून को नहीं तोड़ रहे हैं, जो नियमों की जो उसका पालन कर रहे हैं, उनको सायरन से या पुलिस से या किसी ऑफ़िसर से या गाड़ी के किसी उससे आपके बीकन से, जो भी इमरजेंसी सर्विसेज़ में यूज़ होते हैं, उससे नहीं डरना चाहिए। व पुलिस इज़ देयर टू हेल्प यू। और जो गलत कर रहे हैं तो सायरन सुन के डरते हैं, तो अच्छी बात है। उतना डर तो फिर उन एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए होना भी चाहिए कि भई आप सायरन आया तो आप छोड़ दो। कोई चोर चोरी करने जा रहा है, सायरन बजा दो, मतलब उसको होना मतलब चाहिए। सायरन का मेन मोटिव यही होता है कि हाँ, जहाँ आप जा रहे हैं, जिस कोई जहाँ पे कोई भी केस हुआ है, तो वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो सायरन की आवाज़ सुन के पहले ही वो लोग अवेयर हो जाएँ। अभी तो मैम बड़े स्ट्रिक्ट इसमें हो गए हैं जो व्हीकल पॉलिसी में, कि आप सिर्फ इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उसमें आप यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यही है कि सायरन या आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स देयर इज़ सम इमरजेंसी। वो कोई सिचुएशन हो सकती है, एम्बुलेंस भी यूज़ करती है, फायर वाले यूज़ करते हैं एंड पुलिस भी यूज़ करती है। पॉलिटिशियंस की गाड़ी में भी यूज़ आई गेस वो भी पुलिस ही यूज़ करते हैं, जो पुलिस की अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं। इट मीन्स देयर इज़ सम इमरजेंसी वेयर यू नीड टू रीच अर्ली। एंड येस, जो एक मैंने आपको बात बोली है कि भई उसका ये भी एक पर्पस है, जब आप देखोगे पीसीआर वैन्स हैं, जो रात को पेट्रोलिंग करती हैं, हुँ। दे आल्सो यूज़ इट। तो वो
इसका पर्पस जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी इज़ वन पर्पस, बट येस अगर आपने जैसे पूछा था कि भई लोग डर जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि जो गलत काम करते हैं, जो उनको डराने जो के कुछ लिए। वो तो वो डरते हैं, तो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज़ इट इज़ हेल्पिंग प्रिवेंटिंग क्राइम इन द सोसाइटी। इट्स परफेक्टली फाइन। सब लोगों के दिमाग में होता है कि आईएएस बन गए एक बार तो लाइफ सेट है, बहुत सब अच्छा अच्छा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है अब। इसकी रियलिटी क्या है? मैं मैम बहुत से एस्पिरेंट्स को ये बात बोलता हूँ, जो आपने बात बोली है कि कई बारी आपको सिर्फ बाहर की चीज़ें दिखती हैं कि स्ट्रगल नहीं है, या वो आप मतलब आपको बहुत सारा स्टाफ मिल गया है, आप कोई भी काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं। और बहुत से लोग, मुझे ऐसा लगता है एस्पिरेंट्स जो हैं वो शायद इसीलिए तैयारी शुरू करते हैं कि पावर है सर्विस के अंदर ना, मतलब आप सिविल सर्विस में यू कैन यूज़ दैट पावर। बट अभी जितने भी मेरे पास कोई भी लोग आते हैं, एस्पिरेंट्स आते हैं, उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर तुम पावर के लिए, पावर पाने के लिए सर्विस में आ रहे हो, तो बिल्कुल तैयारी मत करो। बिल्कुल आप अपना पढ़ाई मत करो। आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रगल्स क्या हैं सर्विस के, और वो स्ट्रगल्स एक सिर्फ वर्ड है कि स्ट्रगल, वो एक्चुअली में स्ट्रगल नहीं है। इफ़ यू एन्जॉय द प्रोसेस, तो वो स्ट्रगल भी आप एन्जॉय करते हो। आपको सारा दिन जो आप मेहनत करते हो, लोगों की आप कोई ना कोई आप उनके सॉल्यूशंस देते हो, उनको तकलीफ से निकालते हो, उसकी इतनी ज़्यादा पर्सनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है एट द एंड ऑफ द डे, इतना ज़्यादा मेंटल पीस मिलता है कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है, सुकून की नींद आती है जब आप किसी की मदद करोगे। सेटिस्फेक्शन मिलती है, अंदर से यस, खुशी मिलती है। आप किसी की मदद करो, कोई ऐसे इंसान की मदद करो जो मैं इससे पहले बोला था, जिसकी कोई सिफ़ारिश नहीं है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई बेसहारा है, कोई मतलब इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस हैं, वो किसी की रिकमेंडेशन से नहीं आए, और वो कहीं बुरे फँसे हुए हैं। अगर आप उनको सही निकाल दो, और कई लोग आके थैंक यू करके जाते हैं, सभी नहीं करते, कई लोग करके जाते हैं। वो जब करके जाते हैं ना, आप पूरे दिन स्माइल करते हो, आप रात को बड़े चैन से सोते हो। तो स्ट्रगल आपने किया, आपने ओवर 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाया, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाए, आपने वीकेंड नहीं किया, आपके बच्चों से आप नहीं मिल पाए, आप वेकेशंस पे नहीं गए जब उनकी वेकेशंस चल रही थी, समर वेकेशन पे आप अपना काम करते रहे। बट जो दुआएँ, जैसे मैंने शुरू में बोला था, ब्लेसिंग्स, और जो वो आपको सुकून जो मिलता है ना, अगर वो सुकून पाना है आपने और वो दुआएँ पानी हैं, तो वो तो आप सर्विस में आओ। पर ये पहले दिन सोच कर आओ कि मैं 9 से 5 की नौकरी करने नहीं आ रहा। मेरे को 24 घंटे देने पड़ेंगे अपने जो दिन के हैं, लोगों के लिए। बदले में मुझे ये मिल रहा है ब्लेसिंग, सुकून, सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, चैन की नींद, जो जितनी देर आप सो पाते हो। अगर आप उस वो सोच के आओगे ना सर्विस करने, तो स्ट्रगल आपको फ़ील नहीं होगा। होगा बट फ़ील नहीं होगा। मतलब लोगों के मन में जो ये है कि एक बार सेटल हो जाए, उसके बाद सेटल हो जाते हैं तो फिर कंफर्ट जोन है, बहुत ज़्यादा 9 to 5 जॉब है, वीकेंड्स ऑफ है, ये 2 तरह लाइफ के मैंने सेट है। आपको बताया। ये सब मिथ है। जो ये सोच कर आ रहे हैं, वो बाद में परेशान होंगे। जो एस्पिरेंट ये सोच के आ रहे हैं कि ये सब है, हुँ। और जब सर्विस में आ जाएँगे, वो बाद में परेशान होंगे। वो कहेंगे कि यार मैं तो क्या सोच कर आया था, ये तो क्या निकला। जो ये सोच कर आ रहे हैं कि मेरे को सर्विस करने जाना है, पब्लिक सर्विस करने जाना है, साथ में कोलैटरली आपको ये सब चीज़ें भी साथ में मिलेंगी। वो जब एक्चुअल आपको वो करनी पड़ेगी ना, जब आपको सारा 24 घंटे लगाने पड़ेंगे, तो वो परेशान नहीं होंगे, वो खुश होंगे कि येस, मैं इसके लिए आया था, मुझे वो मिल गया। तो ये 2 जो हैं, जो आप कह रहे हो वो भी चीज़ें हैं। बट प्राइमरीली जो है, वो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग, कि आपको रात को 2 बजे भी कॉल आएगी लोगों की कि हमें ये दिक्कत आ रही है। मतलब आई आई कीप ऑन गेटिंग कॉल्स कि हमारे जी ये लाइट नहीं है। अब दे आर कॉलिंग द डीसी कि हमारे एरिया में लाइट नहीं है, कुछ करवा के दो, बिकॉज़ हमने हर तरफ हाथ पैर मार लिया, लाइट नहीं आ रही। सिंपल, बहुत छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने कोविड की एग्ज़ाम्पल दी। कोविड के टाइम पे नॉट ना सिर्फ मेरे को लगता है जो भी ऑफिसर्स थे, उनके घर के बाहर पेशेंट के रिलेटिव्स आ जाते थे लाइन लगवा के कि हमें पता है कि आप हमें हमारी कुछ हेल्प करा सकते हो, हमें ये मेडिसिन चाहिए या बेड नहीं मिल रहे हैं हॉस्पिटल में, एज सिंपल एज दैट, रात को 2 ढाई बजे आप वो तक प्रोवाइड कर, तो यू आर सेक्रीफाइसिंग दीज थिंग्स। आप अभी जैसे बारिशें पड़ रही हैं, कहीं वाटर लॉगिंग हो जाती है, पीपल हैव यू द एक्सेस, आपके घर पे बाहर आ जाएंगे, आपके ऑफिस में लेट टाइम्स में आ जाएंगे, सैटरडे संडे को जैसे जो नॉर्मली छुट्टी होती है वो आपके पास आएंगे,
जैसे मैंने बताया कि आपके बच्चों की वेकेशंस हैं बट आप नहीं उनके साथ जा पा रहे, ये सब चीज़ें हैं। तो आप कहीं न कहीं उस चीज़ को पर्सनल लाइफ को इसको सैक्रिफाइस उसको करना उसको पड़ता है। आप करते हो, सैक्रिफाइस करते हो इन रिटर्न ऑफ जो आपको सैटिस्फैक्शन ऑफ गेटिंग द वर्क डन मिल रहा है। वो बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है अगर उस चीज़ के लिए आप मेहनत करोगे ना, फिर यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। फिर आपकी वो जो है सब कुछ आपको अच्छा-अच्छा लगेगा। आप कहोगे कि हाँ, मैंने यार इतनी मेहनत तब की थी। और मैं कई बारी बोलता हूँ अपने ऑफ़िसर्स को भी बोलता हूँ। मैं कहा जब तुम तैयारी कर रहे थे, तो कितनी देर पढ़ते थे? तो कहते हैं जी 16 घंटे, 18 घंटे, जो ज़्यादा पढ़ता है अपनी 20 घंटे भी बोल देता है। मैं कहा जिस चीज़ को पाने के लिए 20 घंटे पढ़ते थे या 16 घंटे पढ़ते थे, अब जो चीज़ वो मिल गई है, तब भी तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना। हम ये नहीं है कि 16 से हम 8 पे आ जाएँगे या 6 पे आ जाएँगे, हमें आज भी 16 घंटे, 18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। और जो बाकी की आपको जो नींद मिलेगी ना, वो आपकी 6 घंटे की नींद आपको 10 की लगेगी। तो भई आज भी एग्ज़ाम्पल देता हूँ और ये यही सच्चाई है। अभी जैसे आपने बताया कि आपने पूछा कि उनसे कितने घंटे आप पढ़ते थे, तो मैं इसमें भी पूछना चाहूँगी कि ये वाला बोला जाता है कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, तो इसमें आप किस पे बिलीव करते हैं, क्वालिटी पे या क्वांटिटी पे? कि मतलब डेफ़िनिटली क्वालिटी, स्मार्ट स्मार्ट स्टडी, क्वालिटी। मैं 6 घंटे पढ़ता था। मैं कभी भी 6 घंटे से ऊपर पढ़ ही नहीं सकता था बिकॉज़ मैं जॉब कर रहा था। और पर उसमें मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आई टोल्ड यू ऑल्सो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सब कुछ पढ़ रहा था। सेकंड अटेम्प्ट में आई डिड थोड़ा स्मार्टली मैंने उसको देखा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। एंड हैविंग दैट पेपर रीडिंग हैबिट दैट रियली हेल्प्ड कि आपको बहुत से इश्यूज़ की पहले से ही समझ होती है। पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं या और भी जो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके होते हो। कोई आपके स्पेशल पेजेस आते हैं, साइंस एंड टेक का पेज आता है, स्पोर्ट्स का आता है। इफ़ यू आर वेल अवेयर तो आप कर ही सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कॉम्प्रिहेंसिवली एक उसको पढ़ रहे हो शुरू से रेगुलर, तो आपको 6 से 7 घंटे आर मोर देन इनफ। अगर आप ये कर रहे हो कि मुझे बस 6-7 महीने पढ़ना है पूरे साल में और उसी टाइम में पढ़ना है जब मेरे एग्ज़ाम्स हैं, फिर आपको ऑब्वियसली 12, 14, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट मिसिंग अ डे रेगुलर पढ़ रहे हो, तो 6 टू 8 आवर्स मैक्स मुझे लगता इनफ है। है। और जो हुँ। जॉब कर रहे हैं 6 टू 7 आवर्स, 5 टू 6 आवर्स, इट इज़ अ डिसेंट टाइम अगर आप क्वालिटी एंड स्मार्ट स्टडी करो तो। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जब लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलता है या वो थैंक यू विश मिलता है तो अलग सी खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आपकी अभी तक की जॉब में मतलब कोई ऐसा केस आपने सॉर्ट किया हो या किसी की ऐसे हेल्प की हो जिससे आपको बहुत अच्छा सा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला हो या थैंक यू विश मिला हो या पर्सनली आपको इम्पैक्ट किया हो, ऐसा कुछ जो आपको याद रहेगा? अ, बहुत से किस्से हैं मैम अगेन ऐसे बहुत आते हैं। मैंने जैसे मेरी मदर का भी नाम लिया था तो मदर एंड फादर उनसे मेरी रोज़ जब शाम को बात होती है वो ये सवाल मुझसे अक्सर पूछ लेते हैं कि कुछ आज कुछ ऐसा बता कि तूने किसी की हेल्प की हो, उसको कुछ बेनिफिट हुआ, वो कुछ तुमसे मिल के गया, मुझसे पूछते हैं, रोज़ाना पूछते हैं। और इस कारण से मुझे और मैं उनको बताता भी रहता हूँ कि आज ये काम किया था, आज वो उसका हो गया। एंड देन ही केम और शी केम एंड दे थैंक्ड। उन्होंने दे फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो सो मेनी थिंग्स जब ऐसी हुई हैं जिसमें आपने सोचा था कि यार इसकी मदद करनी है, उसकी हो गई, उसको उसका बेनिफिट भी मिल गया एंड देन जो इंसान ने आके आपको थैंक यू भी बोला। तो आप पूछ रहे हैं तो एक आधा किस्सा मुझे जो याद आ हाँ। रहा है। एक बारी हम एक एक ऐसे गाँव में गए। मैं काफ़ी विज़िट्स वगैरह करता रहता हूँ, तो एक गाँव में गए हम लोग। तो वहाँ हमने पूछा, मेरी और मेरी टीम ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? आप किसी गाँव में जाते हो तो नॉर्मली लोग अलग-अलग चीज़ें बताते हैं कि मुझे जी यहाँ पे खेल मैदान दे दो, मुझे यहाँ डिस्पेंसरी दे दो, स्कूल दे दो, सड़क बनवा दो, हमारा जो छप्पड़ है पानी का वो ठीक करवा दो। इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। जब हम उस गाँव में गए तो कहते जी यहाँ हमारे ना वो नहीं आता, मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। नेटवर्क का इश्यू है, थोड़ा बॉर्डर एरिया था वो। तो मैंने पहली बार ऐसी डिमांड सुनी थी कि कोई नेटवर्क का डिमांड कर रहा है। तो मैंने कहा तुम्हें नेटवर्क क्यों मतलब चाहिए? नेटफ्लिक्स और ये सब देखते हो, तुम सोशल मीडिया चलाना? कहते नहीं सर, हमारे पास मोबाइल है, नेटवर्क नहीं है। तो हमें कुछ पेपर वगैरह भी भरने होते हैं ना या कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो हमें ना पास के गाँव में जाना पड़ता है। वहाँ पे वो उन्होंने कैफ़े टाइप कुछ बना रखा है, तो हमसे वो ₹100 घंटा चार्ज करता है। साइबर हाँ, कैफ़े टाइप। साइबर कैफ़े बना रखा है, वहाँ से हमें चार्ज करता है, तो हमें नेटवर्क आ जाएगा ना, तो हम यहीं पे। मैंने कहा वेरी मतलब ये तो बड़ी जेन्युइन डिमांड है इनकी और इतना टाइम हो गया अभी तक इनको नेटवर्क नहीं मिला। तो मैंने बुलाई, टेलीकॉम कंपनीज़ को बुलाया, पूछा,
तो कहते जी सर ये थोड़ा-सा ना वो एरिया इस तरह का है कि हम वहाँ पे दे नहीं सकते सिक्योरिटी रीज़न से। तो मैंने कहा अभी तो कुछ ऐसा रहा ही नहीं। आप तो गवर्नमेंट हर चीज़ में कहती है कि भई आप डिजिटली इनको एम्पावर करो। तो मुझे नहीं पता आप कैसे भी राउटर लाओ, उसको एम्प्लीफाई करो सिग्नल को, आई नीड नेटवर्क इन दैट विलेज। तो हम लोग वहाँ पे गए, जब वहाँ पे जाके उनको बोला और उनको पुश किया, तो उनका आफ्टर अ व्हाइल वहाँ पे नेटवर्क जो सिग्नल है आने लग गया। और मुझे आज भी याद है, अभी भी आई कैन विजुअलाइज़ देम। वो बच्चों के लड़के थे, यंग बच्चे थे, बच्चियाँ थी। तो दे वर सो हैप्पी जब उनके मोबाइल में नेटवर्क आया कि भई अच्छा हमने बोला था, प्रशासन को बोला था, सरकार को बोला था और हमें यहाँ पे नेटवर्क मिल गया। तो दिस इज़ वेरी मतलब उनके ना चेहरे की खुशी से आपको बड़ा वही जो हम बात कर रहे थे सैटिस्फैक्शन वाली, और मोटिवेशन मिलती है कि आगे मोटिवेशन भी हम ऐसे मिलती और है कि आप मतलब और जाओ और लोगों के हुँ, बीच में जाओ और उनकी समस्या सुनो। आज तक वो मेरे पास नहीं आए थे। मैं गया तो उन्होंने मुझे बताया। तो इस तरह से जब हम लोग ऑफ़िसर्स लोग जब जाते हैं फ़ील्ड में, आप उनकी बात सुनते हो, तो बड़ी अच्छी इस तरह की जो किस्से कहानियाँ बहुत सी हैं, मतलब इस तरह की बहुत आपको मिल जाएगी। एक बारी मैं हमारे बाढ़ आई हुई थी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो हम लोग ऐसे जा रहे थे, घूम रहे थे कि किसी को कुछ इश्यू चाहिए या कुछ मतलब है समस्या तो मैंने देखा कि एक घर के बाहर एक बुज़ुर्ग हमारी जो माता हैं वो कहीं बैठी हुई थी। तो मैंने गाड़ी रुकवा दी। मैंने पूछा उनको बोला, मैंने कहा माता जी मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, तो बताओ आपको कुछ चाहिए? मतलब हम यहाँ से सामान बाँट रहे हैं। तो उन्होंने मुझे देखा, कहते हैं कि बेटा तू बड़ा थका हुआ लग रहा है, मतलब काम-कुम कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने चाय पीनी है तो बताओ मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तो हम लोग जितने भी ऑफ़िसर थे एक्चुअली में थके थे, पसीनो-पसीन हो रखे थे और सारा हम थे। हम इतना खुश हुए कि बाढ़ आई हुई है, आप अकेले बैठे हो, आपके नहीं कोई घर वाले कहाँ गए हुए हैं, आपका घर डूबा हुआ है और हम आपको ऑफ़र करने आए हैं कि आप कुछ ले लीजिए। तो वो कहते हैं कि मुझे अभी एक्चुअली उनको ना अभी हमारे से पहले हमारी टीम जैसे गई होगी, तो उनके हुँ। पास सामान थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, चाय-पानी का, चाय पत्ती, चीनी, दूध हम ऐसे पैकेट बाँट रहे थे। तो कहते हैं कि मेरे को ये अभी मिला, तुम बताओ कि तुम्हें चाय पीनी है बना, तो हमने बैठ के चाय पी उनके साथ। और फिर मैंने कहा कि माता जी आपने सेवा करी, आप पकड़ो, लिए नहीं उन्होंने पैसे, बड़ी मुश्किल से हमको। और मैंने कहा माता जी एक कम कर लो कि जो वही भी बात कि हम जब किसी के लिए अच्छा करते हैं तो रिवॉर्ड हमें हाँ, मिलता मैंने कहा ही है माता जी उसका। फिर यही काम कर लो कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ में ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ जाना। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ कर दो। शी वाज़ वेरी हैप्पी। तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ना तो आपको बड़ी सुकून सा मिलता है जब आप ये सब काम करते हो, देखते हो, पंजाबियत देखते हो। ये पंजाबियत है बेसिकली। हम पंजाब की बात कर रहे हैं, दिस इज़ द रियल पंजाबियत। डीसी के पद पे रहते हुए आपका अ डे इन अ लाइफ अगर जानें कि पूरा डे रूटीन क्या रहता है और क्या-क्या मेन काम होते हैं? मैम अभी थोड़ा-सा मैंने अपना रूटीन चेंज किया। जब मैं पढ़ रहा था तब तो मैं मतलब लेट नाइट पढ़ता था। बट जैसे लबासना गए, वो उन्होंने हुँ। जल्दी उठना सिखा दिया, तो अभी मैं जल्दी उठता हूँ। आई एम अर्ली राइज़र। आई वेक अप बाय 5:30, 5:30 तब तक उठ के आई ट्राई 1 घंटा मैं थोड़ा फिज़िकल वर्कआउट या कुछ भी रनिंग पे या कुछ खेलना हो तो कुछ खेल लूँ। और 7 सवा 7 के करीब आई प्लान माय डे कि मुझे आज क्या करना है। मेरा शेड्यूल मेरे पास होता है कि आज कौन सी मीटिंग्स है, क्या कहीं पे विज़िट करनी है, कोई इवेंट पे जाना है, वो सारा मेरा हो जाता है। बाय 9 आई एम इन माय ऑफ़िस। मैं अपने ऑफ़िस में हूँ। मेरा यहाँ पे भी ऑफ़िस है, मेरे पास और भी 2-3 पोस्ट होती हैं साथ में अटैच, तो मेरे इस तरह से ऑफ़िस में आई एम इन माय ऑफ़िस बाय दैट डे। फर्स्ट हाफ़ नॉर्मली मेरा पब्लिक मीटिंग का होता है। तो इसमें किसी ने टाइम दिया हुआ है या ड्रॉप इन भी, किसी ने भी कोई भी आना है, इट्स ओपन ऑफिस, तो कोई भी आके वो उनसे उनकी सारी बात करता हूँ। सेकंड हाफ में मैं अपनी जो मीटिंग्स हैं या टूर्स हैं, इंस्पेक्शंस कुछ करनी है या मैंने अपने ऑफिसर से मिलना है, तो मेरा सेकंड हाफ इस तरह से रहता है जो लेट इवनिंग आज तक चलता रहता है। आई ईट अर्ली, जल्दी मैं अपना डिनर करता हूँ एंड देन आई नॉर्मली स्लीप अर्ली ऑल्सो बाय 10:30-11 जो है मैं अपना सो जाता हूँ। तो इसमें काफ़ी जो चीज़ें आती हैं, फाइल्स साइन करवानी है, काफ़ी ऑफ़िस मेरा जो है ई-ऑफ़िस है, तो मोस्ट 90% ऑफ माय फाइल्स आर ऑन माय लैपटॉप। तो आई ट्राई टू फाइंड टाइम कि अपना जो फाइल साथ-साथ क्लियर करता रहूँ। बट एक अभी जो फ़ास्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से हो गया है कि एक बड़ा ही आपको टाइम जो देना पड़ता है अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के रिप्लाई करने का देना पड़ता है। क्योंकि इन द एंटायर प्रोसेस एज़ यू कैन सी कि आप अपने मोबाइल को नहीं देख पाते। और आज बहुत कन्वीनिएंटली लोग जो हैं आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, व्हाट्सएप कॉल्स करते हैं एंड इफ़ यू मिस देम
और आप कहीं बिज़ी रह गए, तो इतनी ज़्यादा पाइल अप हो जाता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं वो आप मिस हो कई जाते बार हैं। मिस हो जाते हैं। तो उसमें आई ट्राई, जो मैंने कहा अर्ली मॉर्निंग में कुछ आधा पौना 1 घंटा मिल जाए, या जब मैं ऑफ़िस से फ्री होके सोने से पहले आई ट्राई कि आधा 1 घंटा लगा के जितने हो सकते हैं अपने मैसेजेस जो है उनका रिप्लाई कर सकूँ। और कुछ किसी ने सजेशंस भेजे होते हैं, किसी ने कोई वैसी है क्योंकि आपका नंबर ट्रैवल कर जाता है, तो कुछ आम जो जो जिनको मैं नहीं भी जानता था अननोन नंबर से भी कुछ इश्यूज़ वो भेज देते हैं। तो आई ट्राई कि उनका कुछ जो भी इशू है या कुछ भी है किसी को डेलीगेट कर दूँ या उसको सॉर्ट आउट करूँ। सो दिस इज़ हाउ द डे पैन्स आउट। देयर आर सम डेज़ जहाँ पे आपको पूरा का पूरा कैंसल करके उस पर्टिकुलर इशू पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ गई है, कोई इवेंट आ गया, स्टेट का इवेंट आ गया, पब्लिक इवेंट आ गया, तो ये सब आपका एक एक साइड पे रख के आपको देन यू हैव मतलब टू बिल्कुल डेडिकेट योर प्री टाइम। प्लान कुछ नहीं होता है, अर्जेंट कॉल्स, यस, अर्जेंट दिस इज़ अ मीटिंग्स रहती नॉर्मल हैं। नॉर्मल डे कि आप इसको कैसे करते हैं, बट देन देयर आर सर्टेन डेज़ जहाँ पे ये सब जो है नेक्स्ट डे पे चला जाएगा। जो भी आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो नेक्स्ट फ्री डे पे चली जाएँगी, एंड देन दैट डे विल बिकम अ मतलब 20 आवर डे, तो आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एंड यू हैव टू डेडिकेट योर एंटायर टाइम टू वन पर्टिकुलर इश्यू टू सेटल वन इश्यू। तो इस तरह से कई-कई दिन जो निकल जाते हैं। आईएएस के क्या-क्या पर्क्स हैं जो उन्हें मिलते हैं और क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आउटसाइड वर्ल्ड से लोगों को नहीं दिखते हैं? सबसे बड़ी मिथ तो ये है कि पर्क्स काफ़ी मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी गेट अ नॉर्मल जो एक क्लास 1 गेज़ेटेड ऑफिसर को मिलती है, कोई भी ऑफिसर है, वो सेम सैलरी होती है। एट सम पर्टिकुलर पोस्ट, नॉट एट एवरी पोस्ट, आपको एक घर और एक आपको जो आपके ऑफिशियल पर्पज़ के लिए गाड़ी और स्टाफ जो है वो आपको मिल जाता है। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा, क्योंकि लोगों को लगता है, आपने बिल्कुल सही बोला, जैसे मैं बता रहा था कि मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स आते हैं, दे आर अर्निंग मतलब काफ़ी लैक्स एंड करोड्स में दे आर अर्निंग, एंड जब वो आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अच्छा आईएएस हो, तुम्हें भी सेम सैलरी मिलती होगी, तो आई टेल देम कि भाई वी गेट अ सैलरी जो एक क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर को मिलती है, देयर इज़ नो एक्स्ट्रा वर्क फॉर एनी आईएएस और एनी, आई वुड से सिविल सर्विसेज में जितने भी उसमें है, एक नॉर्मल आपको सैलरी मिलती है। बेसिक सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी आई गेस अभी जो स्टार्टिंग सैलरी एट 60,000 पर मंथ। आई माइट बी 5-6,000 ऊपर नीचे, बट इतना लगभग आपकी स्टार्ट होती है जब आप सर्विस में आते हो। तो इससे सभी ऑफिसर्स की सेम सैलरी होती है। जो मैंने कहा कि किसी किसी पोस्ट पे आपको घर, गाड़ी या स्टाफ आपको मिलता है, कुछ पोस्ट पे जस्ट एन ऑफिस, आप सिर्फ ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस से आ रहे हो, वही आपकी जो उसमें रहती हैं। आपको अथॉरिटी, जो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है ना, वो जो मिलती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप कोई भी इशू है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में हैं या आप जब बाद में डिपार्टमेंट्स में चले जाएँगे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति आपके पास कोई भी इशू लेकर आया उस फील्ड से रिलेटेड, आपके पास उसका सॉल्यूशन होता है या होना चाहिए या आपको ढूँढना चाहिए। कोई भी ऐसा टॉपिक आज तक मुझे नहीं मिला अभी तक कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया हो और उसका सॉल्यूशन आपके पास ना हो या उसको गाइड करने के लिए आपके पास कुछ ना हो। तो वो जो एक एक पावर कह लो या अथॉरिटी कह लो या ब्लेसिंग कह लो, एक ऑफिसर के पास होती है और उसको वो किस तरह से यूज़ करता है, दैट इज़ द बिगेस्ट पर्क। अगर आपका जो क्वेश्चन उसको मैं इस सेंस में आंसर करूँ, उससे बड़ा पर्क नहीं लगता। तो यू फील रिस्पॉन्सिबल, वो कहते हैं ना पावर के साथ हुँ, हुँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो जब आप देखते हो कि अच्छा ये इधर-उधर घूम रहा था, नाउ ही हैज़ कम टू मी, इसका ये इश्यू है, बरसों से इसका सॉर्ट आउट नहीं हुआ। ही हैज़ नाउ कम टू यू विद अ ग्रेट होप कि अब मेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा, एंड देन यू एक्चुअली हैव अ सॉल्यूशन टू दैट, तो यू फील वेरी हैप्पी। यार इसका इधर-उधर इसने काफ़ी ढूँढा, यू हैव दैट अथॉरिटी टू सॉर्ट आउट दिस इश्यू, देन यू फील कि येस, ये सर्विस में आपके पास ये पर्क इतना बड़ा है कि आप किसी की इस तरह से हेल्प कर सकते हो। अदरवाइज़ जनरल नॉर्मल आपकी जो नौकरी होती है उसी तरह से आप उस चीज़ को करते हो। जैसे आपने बताया कि पर्क के नाम पे पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप कोई पर्क नहीं है। लेकिन नॉर्मल जो बेसिक घर है, गाड़ी है, वो हुँ, सब चीज़ें हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन पर्क्स में से क्या-क्या हमारे पास रहता है? क्योंकि अब तो शायद पेंशन हुँ, वाला रूल है, वो भी चेंज हो गया है, वो हम जितना इन्वेस्ट करते हुँ, हैं, वही हमें या तो हुँ। एक साथ मिलता हाँ, है। वो इनकेस में हाँ। मैम आई थिंक मैंने कभी इस पे इतना रिसर्च नहीं किया, बट मुझे शायद ये पता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ नहीं मिलता। रिटायरमेंट में आपको कोई ऑफिशियल घर नहीं है, प्रोबेबली देयर इज़ सम पीरियड जिसमें 5-6 महीने तक आप रिटेन कर सकते हो, आपका ऑफिशियल घर हुँ। है, दैट टू ऑन रिक्वेस्ट। अदरवाइज़ आपको ऑफिशियल घर नहीं है।
आपके पास आपको शायद गाड़ी तो डेफ़िनेटली नहीं मिलती क्योंकि वो सिर्फ़ सर्विंग ऑफ़िसर्स के लिए एंड आई स्टाफ़ भी आई गेस नहीं है। बिकॉज़ रिटायरमेंट तक वन एक्सपेक्ट्स कि आपने अपनी सैलरी से इतना जोड़ लिया होगा हुँ, कि आप पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ़ एंड जो आप जो ओल्ड या न्यू पेंशन स्कीम में जिसके अंदर है जो आपकी पेंशन के पैसे इकट्ठे हुए हुए हैं कि आप अपनी एक गुड रिटायरमेंट लाइफ़ जी सकते हो। So after retirement, रिटायरमेंट कर unless you are posted at some post retirement job, chairmans कई बारी आप हुँ, लग हुँ। जाते हो किसी कमीशन में मेंबर लग जाते हो, उसमें जो उसकी एसोसिएटेड आपकी सैलरी एंड पर्क्स है वो मिलते होंगे। बट इफ़ यू आर फुली रिटायर्ड तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी फिर एनी आप एक पर्क दैट नॉर्मल यू गेट। पीपल की तरह ही यस, हो। यस, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह अभी भी जितने भी लोग आते हैं हमको हम यही कहते हैं कि हाँ, प्लीज़ मतलब वही जो मैंने आपको बात बोली कि एक आपको एक चेयर मिली है, आप उस चेयर पे बैठे हुए हो, उस चेयर के साथ जो-जो आपको अथॉरिटी मिल रही है, आप उसको एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो, अदरवाइज़ इन इन रूटीन लाइफ़ यू आर जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल, कोई उसमें ऐसा नहीं है। पंजाब रोड क्लीननेस मिशन में आपने खुद एक रोड को अडॉप्ट किया हुआ हाँ है। जी। तो ये आइडिया कहाँ से आया और क्या चैलेंजेस रहे? मैम पंजाब रोड क्लीनलीनेस मिशन जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट का ही है। हमारे जो ऑनरेबल सीएम साहब हैं, उन्हीं की तरफ से हमें डायरेक्शन आई थी। वी सॉर्ट ऑफ वर द प्रॉबेबली द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिससे या हमने इसको अडॉप्ट करके स्टार्ट किया, सभी ज़िलों में चल रहा होगा आई एम श्योर। तो हमें जब हमने इसको बाँटना था कि कौन-कौन से स्ट्रेचेज़ हैं और कौन-कौन से ऑफ़िसर्स देखेंगे, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करना था, वो इट वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसी रोड किसी ऐसे ऑफ़िसर को दे दी जाए, जो आज तो अडॉप्ट कर लेगा, पर 1 हफ़्ते बाद उसने वहाँ पे शायद जाए भी ना और उसको उसको पता भी ना हो। हुँ। तो ये मेरा स्पेशल डायरेक्टिव था कि आप वही रोड लेंगे, जहाँ पे आप वैसे भी रेगुलर जाते हैं। प्रोबेबली आपका ऑफ़िस उस रोड पे पड़ता है या आप वो आपका घर वहाँ पे पड़ता है या आपका जो वर्क जुरिसडिक्शन है, वो उस रोड के आस-पास हो, ताकि आपको एज़ अ बर्डन ना लगे। आप रोज़ जा रहे हो, आप फ्रीक्वेंटली जा रहे हो, तो आपको आप बस अब ध्यान से देखते हुए जाओ। कहाँ कूड़ा पड़ा है, कहाँ पे खड्डे हैं, कहाँ पे लाइटें नहीं जग रही, कहाँ प्लांटेशन की जा सकती है, कहाँ ब्यूटिफिकेशन की जा सकती है, कहाँ साइन बोर्ड्स लगाए जा सकते हैं। तो वो जो हमने उसमें थोड़ा समय लिया, थोड़ा टाइम लिया और उसके अकॉर्डिंगली हमने एक-एक रोड, एक-एक ऑफ़िसर को दी। वी गेव अराउंड 51 रोड्स जो हमने अडॉप्ट किया, ईच वन इज़ अराउंड 10 किलोमीटर। तो लगभग 500 किलोमीटर हमने जो रोड है, एक-एक ऑफ़िसर को जो अडॉप्ट करवाई। उसके बाद जो नेक्स्ट था कि जो आपकी रिपोर्ट आ रही है, जो आपने अब अपनी ऑब्ज़र्वेशंस देनी शुरू करी है, वो खुद तो ठीक नहीं करवा सकता। अगर कोई कॉर्पोरेशन की रोड है या पीडब्ल्यूडी की रोड है, वो उसी डिपार्टमेंट ने जाके ठीक करवानी है। हुँ। तो वो जो रिपोर्टिंग है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुँच जाए और उस डिपार्टमेंट के ऑफ़िसर्स जो है उसको एग्ज़ीक्यूट करें, उसको ठीक करें। आई एम वेरी, वेरी हैप्पी टू शेयर कि जो एक एक ऊपर से एक आपको डायरेक्शन आई, देन आपने उसको एग्ज़ीक्यूट करवाया और जो एग्ज़ीक्यूटिंग डिपार्टमेंट है उसको उन्होंने देखकर उसको एक काम करना शुरू किया। तो अब उसके धीरे-धीरे रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं एंड आई एम वेरी श्योर इन कमिंग फ्यू मंथ्स एंड वीक्स जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ हम पहुँच जाएँगे बहुत मैसिव डिफरेंस उसमें आ वही जाएगा। जालंधर को अक्सर स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग जालंधर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या चेंजेज़ या कौन से ऐसे कदम हैं जो ज़रूरी हैं? मैम जब एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें एक आइडियल सिचुएशन में हम उस चीज़ को लेकर आएँ, तो एक एक ये चीज़ बहुत देखनी ज़रूरी होती है कि हमने शुरू कहाँ से किया था। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ द आवर रेफरेंस पॉइंट। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट काम करना शुरू है और सबसे जो फर्स्ट जो विज़िबिलिटी है, एक फ़ैसाड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है या सिटी होता है, वो उसकी क्लीनलीनेस होती है। आप जब सबसे पहले किसी शहर में आते हो, तो आप सबसे पहले उसकी सफाई को देखते हो कि सफाई कैसी है। तो एक जो सफाई क्लीनलीनेस वाला पार्ट है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। कॉर्पोरेशन जो नगर निगम होता है, उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप अपने शहर को सफाई रखें, साफ़ रखें और प्रशासन का और कॉर्पोरेशन का यही एक तालमेल रहता है कि जो भी इनिशिएटिव्स आप करें, आप शहर को साफ़ और सुथरा बना सकें। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हो कि सड़कें वगैरह या एज़ अ टूरिस्ट मैं बात करूँ, अगर मैं रहता हूँ तो बहुत सी चीज़ें आ जाएँगी, बट आप जब निकल रहे हो, गुज़र रहे हो
तो आप क्या-क्या देखते हो? आप देखते हो सड़कें ठीक हैं कि नहीं? खड्डे तो नहीं हैं? लाइटें जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं हुँ। वो जल रही हैं, ठीक चल रहा है? जो चौक हैं आपके वो अच्छे हैं, ब्यूटीफुल मतलब साफ़-सुथरे और ब्यूटीफाइड हैं कि नहीं हैं? तो ये चीज़ें जब हैं, ये आपकी पहली इम्प्रेशन देती हैं अबाउट अ सिटी। उसके बाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस शहर का बेसिक एमिनिटीज़ क्या-क्या हैं? क्या उस शहर के लोगों को अपना कोई काम पूरा करने के लिए कहीं और तो नहीं जाना पड़ रहा? जो उनकी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, क्या उसी शहर में अवेलेबल हैं? अच्छी हेल्थ सर्विसेज़, अच्छी एजुकेशन सर्विसेज़, अच्छी स्पोर्ट फैसिलिटीज़, वो सब आपके वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर उस शहर में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, कोई सेक्टर ऐसा है, जो शहर के लिए बूस्ट का काम करता है, तो क्या उस सेक्टर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे पड़ी हुई हैं? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे लगता है कि उस शहर का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपके इस तरह के क्राइम्स, रेगुलर क्राइम्स तो नहीं हो रहे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। छोटे-मोटे पेटी क्राइम्स जो हो रहे हैं, वो ऐसे तो नहीं है कि जिससे जो आम इंसान है बहुत दुखी है। तो ये जो मेजर तो सीसीटीवी कवरेज, चौकियाँ, बैरिकेडिंग वो सब चीज़ें, ट्रैफ़िक उस शहर का बहुत ज़्यादा कंजेशन तो नहीं है ट्रैफ़िक को लेके। ये अगर चीज़ें हम इसको बेसिकली कवर कर लें, तो जो स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं, वो स्मार्ट सिटी हम अपने जालंधर को बना सकते हैं और बहुत सी ऐसी हम गवर्नमेंट की हेल्प से काफ़ी ऐसी इनिशिएटिव्स ले भी रहे हैं कि ये सब सेक्टर हमारे कवर हो सके। एक दिन डीसी दे संग योजना में आपने कुछ स्टूडेंट्स को डीसी ऑफिस में इनवाइट किया था, तो उसका क्या मोटिव था और बच्चों का क्या रिएक्शन मिला? बहुत अच्छा रिएक्शन था और जितने भी हमारे टॉपर थे एंड वेरी आई वुड से हैप्पीली आई सॉ कि जितने भी टॉपर बच्चे हम लाए थे सब लड़कियां थी, ऑल गर्ल्स वर देयर। और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पढ़ाई करी और कैसे उन्होंने टॉप किया एंड देन मेरा मोटिव ये था कि जैसे हमने पहले भी बात करी कि कई बारी जो लोग हैं वो प्रशासन से, पुलिस से डरते हैं। हुँ। तो मेरा ये मोटिव था कि वो डरे ना, उनको वो कंफर्ट लेवल हो और वो तभी आएगा जब हम उनको स्टूडेंट लाइफ से ही उस चीज़ का एक्सपोज़र देना शुरू करें। तो मेरे पास आए, मैंने उनको सारा जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का सारा बताया कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है, किस तरह से अपने आप डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाते हो, पेंशन्स लगवानी है तो कैसे लगवा सकते हो किसी की, और डॉक्यूमेंट्स अपने लाइसेंस बनवाने हैं तो कैसे लगवा सकते हो, सेवा केंद्र में जाके कैसे आप करवा सकते हो, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके आप अपने लैंड रजिस्ट्री कैसे करवा सकते हो, थाने में जाके आप रपट कैसे दर्ज करवा सकते हो। लोग थाने में नहीं जाते, क्राइम हो जाएगा, वो कहेंगे नहीं हमने नहीं जाना, इस तरह की फीलिंग लेते हैं। तो अगर हम एक बच्चे को एक मतलब 14-15 साल के बच्चे को वो एक्सपोज़र दे दें कि आपको अपनी लैंड की रजिस्ट्री कैसे करवानी है, थाने में रिपोर्ट कैसे दर्ज करवानी है, तो पूरी उम्र उसको डर नहीं लगेगा कि मेरे को तहसील में या कचहरी में या थाने में जाके क्या करना है। तो वो बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद अभी हमने इसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे बच्चों के हैं एक्सपोज़र टू स्टार्ट करवा दिए हैं। जुडिशरी के पास जाएँगे, हॉस्पिटल्स में जाएँगे बच्चे, थानों में जाएँगे, रजिस्ट्री ऑफ़िस में जाएँगे, बैंक में जाएँगे। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको बैंक में पैसे डिपॉज़िट या विथड्रॉ करने नहीं आते, चेक डिपॉज़िट करवाना नहीं आता होता। हालाँकि अब सारा ऑनलाइन हो गया बट स्टिल दे नीड टू नो कि बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो वी हैव स्टार्टेड दीज़ एक्सपोज़र टूल्स फॉर द चिल्ड्रन और वो अलग-अलग इस तरह ऑफ़िसेज़ में जाके वो एक्सपोज़र लेंगे ताकि कल को उनको जब प्रैक्टिकली ज़रूरत पड़े तो भी, और अगर उस सेक्टर में वो आना चाहते हों, तो भी उनको एक तरह की मोटिवेशन मिले। आप भी डीसी हैं, आपकी वाइफ़ भी डीसी हैं, आप जालंधर से, वो शायद मोहाली से डीसी हैं। तो डीसी कपल होने के क्या एडवांटेजेज़ या डिसएडवांटेजेज़ आपको नज़र आते हैं? बहुत एडवांटेजेज़ हैं मैम, आप क्योंकि जब भी बात करने का मौका मिलता है, जब भी आप मिलते हो, तो आप एक-दूसरे का मैं कहूँगा दुःख दर्द समझ सकते हो कि सर्विस में क्या क्या आप कर रहे हो, वो आप एक शेयरिंग जो है इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस शेयरिंग इमीडिएट हो सकती है। अगर उनको कुछ अपने एरिया में कुछ दिक्कत आ रही है, तो शी कैन शेयर विद मी। बहुत से होता आप बाकी सीनियर से भी करते हो, बट एक इमीडिएट शेयरिंग जो होती है, आप अपने स्पाउस से बेटर कौन कर सकता है। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ मुझे सजेशन चाहिए, तो शी इज़ माय फर्स्ट मतलब कुछ भी पॉइंट ऑफ समझाना कॉन्टैक्ट। नहीं हाँ, पड़ता, सेम बिल्कुल। प्रोफ़ेशन से हैं ये तो तो मैं बहुत जल्दी चीज़ें प्रोफ़ेशनल समझ बात कर जाते रहा हैं। हूँ। हुँ। पर्सनल लाइफ़ में भी वी आर अवेयर कि अगर आपकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप कितने बिज़ी रहते हो, आप कैसे लोगों से मिलते हो, कहाँ आप इवेंट्स में जा रहे हो। तो एक इमोशनल सपोर्ट होता है, जो आपको आपके पार्टनर से मिलना चाहिए, वो बहुत ईज़िली मिल जाता है, दोनों को ही।
मतलब शी नोज़ कि मैं अगर बिज़ी हूँ कहीं पे एंड आई एम नॉट एबल टू डू सम कोई फैमिली का कोई वर्क है नहीं है, तो शी अंडरस्टैंड्स माय लिमिटेशंस एंड सेम मेरे केस में भी। तो एक बहुत बड़ा मैं इसको एडवांटेज मानता हूँ कि हम सेम सर्विस में हैं और मतलब एक दूसरे की जो इमोशनल, मेंटल एंड आपका जो प्रोफेशनल सपोर्ट है, वो हमें एक दूसरे से मिलता है। डिसएडवांटेजेस मुझे लगता है हमें तो नहीं है, बट प्रोबेबली फैमिली को शायद कुछ होता हो, बच्चों को होता हो। बट उस केस में भी आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं दोनों के, मेरे पेरेंट्स भी और मैडम के पेरेंट्स भी, दे आर अ वेरी बिग सपोर्ट टू अस। वो हमें भी सपोर्ट करते हैं, हम भी बच्चे ही हैं उनके, तो वो हमें तो सपोर्ट करते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, उनको भी दे टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ देम। वो रहते हैं मैडम के पास ही हैं, मेरे पेरेंट्स भी और हमारे पेरेंट्स, मेरे और मैडम के पेरेंट्स और बच्चे भी। बट दे टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ माय किड्स। और जब भी फिर हमें टाइम मिलता है, मुझे और मैडम को, फिर हम अपने बच्चों के साथ भी और पेरेंट्स के साथ टाइम दोनों स्पेंड में से करते ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन है? कौन ज़्यादा रूल्स बनाता है? हैं। वो मुझे लगता है यूनिवर्सल आंसर है कि आपकी जो वाइफ़ है वही रूल्स बनाते हैं और मेरे को लगता है वो सही भी है, क्योंकि वो सही रूल्स बनाते हैं, आपको जस्ट फ़ॉलो करना होता है। रूल्स बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, फ़ॉलो करने में कम टाइम लगता है, तो आई ये कैन आप सेव माय टाइम। सिर्फ़ कैमरे के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, रियलिटी है? आई गेस इट इज़ यूनिवर्सल एंड ये बिल्कुल ठीक भी है। मैं इसमें पूरा विश्वास करता हूँ कि अगर आपको पता है कि वो बेहतर रूल्स बना सकता है कोई इंसान और आपको अगर फ़ॉलो करके आपका टाइम बच रहा है, तो आई गेस वो उसी को ही फ़ॉलो करना चाहिए। वहीं आजकल के रिलेशंस के लिए क्या कहेंगे? जो नई-नई टर्म्स आ गए हैं रिलेशनशिप में, उसके उसको कैसे देखते हो? उसके लिए मैं क्या इतना कहेंगे? अवेयर नहीं हूँ, बट जो आप टर्म्स की बात कर रहे हैं, बट रिलेशनशिप मुझे लगता है कि एक दूसरे को समझना और अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को समझना एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक दूसरे की वीकनेसेस को समझना और उसके साथ आप एक दूसरे को वो सपोर्ट देना जो हम बात कर रहे थे, हुँ, इमोशनल सपोर्ट हुँ। एंड अगर प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल सपोर्ट, वो देना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ किसी कोई भी आप नाम दे दो रिलेशनशिप का, जो कोई आप कह रहे हो जेन ज़ी शायद से जो टर्म्स हुँ, हैं उनकी बात कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जब तक आप एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं बन पा रहे, कोई भी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। तो एंड जो मैंने कहा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड मोर इम्पोर्टेंटली वीकनेसेस, अगर आप उसको समझ लो एंड उस वीकनेस को अडॉप्ट करके आप आगे बढ़ो साथ में, तो वो मेरे को लगता है बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बना देता है रिलेशनशिप को। अब हम एक रैपिड फायर करेंगे। मैं आपको ऑप्शंस दूँगी, उसमें से एक-एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है और या तो फिर 1 वर्ड में उसका आंसर देना ओके। है। टी और कॉफ़ी? ऑफ लेटली कॉफ़ी। फ़ेवरेट बुक फेवरेट बुक या कोई लास्ट जो आपने मुझे पढ़ी हो? या मुझे मैं मेरे को बहुत टाइम नहीं मिलता अभी बुक्स पढ़ने का, बट मैंने विंग्स ऑफ फायर पढ़ी थी बहुत पहले एंड आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड। लास्ट सॉन्ग जो आपने सुना हो? लास्ट सॉन्ग अभी 15th अगस्त पे बहुत से सॉन्ग सुने मैंने, जब रिहर्सल एंड फाइनल हमारा था, पर एक मैंने गाना सुना था और मैंने क्योंकि सर्च किया कि कौन सी मूवी का है, तो वो था ओ शेरा करके, तीर थे ताज, केसरी टू मूवी का, तो आई लाइक इट। ओके। कोई ऐसा वर्ड जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ़ में? पॉजिटिविटी। ओके। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू एवर गॉट? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, मुझे जब भी कहता है कि तुम यू आर लुकिंग लाइक यू लुक इन योर एकेडमी। कई बारी मुझे कोई फॉर्म मेरे कलीग मिल जाते हैं पुराने, कहते अभी भी एकेडमी जैसे दिख रहे हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ओके। वन थिंग यू कांट लिव विदाउट? वन थिंग आई कांट लिव विदाउट, आई गेस साउंड स्लीप। ओके। फेवरेट चाइल्डहुड गेम? आई लव प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? ड्रीम डेस्टिनेशन, मेरा बहुत इच्छा है कि मैं केदारनाथ वाला जो रूट है उसको करूँ। आई रियली वांट, जब भगवान कहेंगे तो ज़रूर होगा, कि बाकी मैंने किए हुए हैं बट वो रूट अभी तक मैं नहीं देख पाया। जब भी मौका मिला आई ट्राई टू गो। आपकी एक आदत जिस पर आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है? बहुत ज़्यादा प्राउड, लाइक आई सेड आई लाइक टू हेल्प पीपल एंड अगर मुझे कुछ सेक्रीफाइस करके भी किसी की हेल्प करनी पड़े जेन्युइनली, तो आई आई डू एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। कोई एक स्किल जो आप सीखना चाहते हो? ओके, एक स्किल जो मैं सीखना चाहता हूँ,
एकदम से नहीं आ रहा, माइंड में नहीं आ रहा, बट अब क्या ऑप्शन आपने कहा था, आप ऑप्शंस भी देंगे कुछ नहीं, नहीं, कुछ? इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन वो ओके। 1-2 वाले में थे, टी और कॉफ़ी ऐसे वाली। आई वांट टू स्किल तो नहीं कहेंगे इसे, अभी एकदम से नहीं आ रहा, बट मेरे को स्विमिंग सीखनी है। अब मुझे बचपन में मौका नहीं मिला स्विमिंग सीखने का, एंड आई लाइक टू लर्न न्यू गेम्स ऑल्सो। कुछ भी कोई गेम आती है, मैंने अभी रिसेंटली लॉन टेनिस खेलना सीखा, ओके। क्योंकि मैंने बताया 1 घंटा मुझे सुबह कुछ वर्कआउट करना होता है। हुँ, हुँ। तो आई वांटेड टू लर्न लॉन टेनिस, तो मैंने अभी रिसेंटली एट द एज ऑफ 37 आके अभी भी सीखा है। तो आई वांट टू लर्न स्विमिंग ऑल्सो, वो मुझे नहीं आता। 1 वर्ड फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। Puzzle. Oh, I would say be positive, I guess. Again, because I use that word very oftenly. So positive रहेंगे तो शायद अच्छा मोस्ट रहेगा. यूज्ड ऐप ऑन योर फ़ोन? Most used app, notes. नोट्स। Yeah. व्हाट्सएप नहीं? WhatsApp is like मतलब अब तो it's become a part of the phone entire thing. डायलिंग के लिए काम आती है ना, तो मैसेजिंग एंड डायलिंग तो हुँ। WhatsApp ही मोस्टली हो रही है. तो WhatsApp को अगर आप निकाल दो तो आई गेस तो फिर नोट्स, नोट्स। अदरवाइज तो ठीक। WhatsApp होगा. फेवरेट फेस्टिवल? फेवरेट फेस्टिवल, मेरे मेरे शहर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है बसंत के नाम से। बसंत ऋतु जो होती है, हुँ, हुँ। तो उस फेस्टिवल में आप काइट फ्लाइंग बहुत होती है। बहुत पूरा आसमान जो है वो पतंगों से, हम बोलते हैं पतंग वर्ड हुँ। काइट को, तो पतंगों से भर जाता है। तो वो मैं बहुत एन्जॉय करता था। अभी मुझे टाइम नहीं मिलता, बट मुझे जब भी बसंत आती है, क्योंकि फ़िरोज़पुर जो मेरा शहर है वहाँ से मैसेज आते हैं, तो मेरा मन बहुत करता है कि मैं बसंत जाकर मनाऊँ। स्ट्रीट फूड या फाइन डाइनिंग? स्ट्रीट फूड एनी गिवन डे, गुड हाइजीनिक स्ट्रीट फूड, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक। कोई फेवरेट जालंधर में कोई फेवरेट स्पॉट हो जहाँ पे आपको कोई फेवरेट डिश आपकी हो? आज सच जालंधर में नहीं है, बट चाट पापड़ी टाइप, अच्छा। टिक्की अगर मतलब अच्छी हो तो लाइक डेफ़िनिटली। किसी टीचर की कोई ऐसी बात जो आपको आज भी याद है? मेरे टीचर की कोई बात, बहुत सी बातें हैं अगेन। अभी मेरे स्कूल के टीचर मुझे मिलने आए थे, तो मुझे नहीं बता कर आए। मेरे स्कूल के टीचर थे, मुझे नहीं बताया। बाहर से मुझे आया मैसेज कि वो बता रहे हैं कि फ़िरोज़पुर से, लाइक मेरे शहर से आए हैं कोई। तो मैंने कहा भेज दो, तो मैंने देखा मेरे स्कूल के टीचर थे। तो मैं उठा, इंस्टिंक्टिवली उठा, और काफ़ी टाइम बाद मैं मिल रहा था उनसे, मेरे ख़्याल से 15-20 साल बाद मैं मिल रहा था। मैं उठा, उनके जो मैंने उनको फिर उनका आशीर्वाद लिया, तो वो मेरे पास बैठे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आज भी तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम वैसे ही हो जैसे स्कूल में थे। तो मतलब अभी आपने पूछा तो मुझे इमीडिएटली याद आ गया कि मुझे फिर मेरे को भी अच्छा लगा कि चलो मैंने तो मतलब ऐसा नहीं किया था, इंस्टिंक्टिवली किया था। तो बाकी तो जो जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाया, सिखाया, जो भी बातें बोली वो स्कूल में सभी आप हैं। फर्स्ट बेंचर थे कि लास्ट बेंचर? आई वाज़ अ फर्स्ट बेंचर इन स्कूल, नॉट इन कॉलेज। ओके। कोई ऐसी मूवी जो आप बार-बार देखते हो या कोई लास्ट मूवी जो आपने देखी हो या कोई फेवरेट मूवी? बार-बार, बार-बार मैं देखता हूँ जब भी, मतलब अगर टीवी पे आ रही होती है तो मैं रुक जाता हूँ देखने के लिए, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, मुझे बहुत पसंद है। ओके। नेक्स्ट मेरा था कि अपने काम में सबसे सैटिस्फाइंग मोमेंट, लेकिन वो तो आप मेरे को ऑलरेडी बता या चुके हो। एक लाइन में अपनी ज़िंदगी का मोटो? मुझे लगता है आप कोई भी फ़ील्ड में हो, आप पर्सनली या प्रोफ़ेशनली जैसे भी कंडक्ट कर रहे हो, आप कहीं भी सर्विस दे रहे हो, तो यू शुड सर्व विद इंटेग्रिटी। आपकी इंटेग्रिटी आप खुद डिसाइड करते हो कि मुझे मेरी इंटेग्रिटी कितनी इंटैक्ट रखनी है। बहुत से मौके आएँगे जब आपको वो लोग उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, बट अगर आप उसको इंटैक्ट रखते हो और उसको ऑनेस्टी के साथ पूरा अपना टाइम निकालते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, जो मुझे लगता है जब आप कोई भी काम कर रहे हो, यू शुड बी हम्बल। आप में ह्यूमिलिटी जो वर्ड है, सर्विस विद ह्यूमिलिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चेयर पे चले जाएँ, आप किसी भी ओहदे पे चले जाएँ, अगर आपकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट है और आप में ह्यूमिलिटी है, एक सामने वाले इंसान की बात समझने की और उस पे एक्ट करने की,
आई गेस एनी सर्विस, एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन बहुत ईज़िली आप उसको निकाल सकते हो। ओके। अब आखिर में यूथ को कोई मैसेज देना हो या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आज बहुत बहुत अच्छा लगा कि इस टॉपिक पे हम लोगों ने जो बातें करी हैं एंड जब हम यूथ की बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है क्योंकि जो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, तो मोस्टली आपकी जो ऑडियंस होगी वो यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे होंगे बच्चे वही हैं। मैंने इस इंटरव्यू में भी बोला कि आज जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं, जिस दिन आप सोचते हो कि मुझे ये तैयारी शुरू करनी है या मुझे ये कुछ लाइफ़ में बनना है, तो बहुत सी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, वो मोटिवेशन गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ मतलब पर्क्स मिलेंगे, मैं अपनी फैमिली का कुछ भला कर दूँगा या मैं मेरे को कुछ इस तरह से अचीवमेंट मिल जाएगी, वो मोटिवेशन आप अपने पास रखिए, वो डेफ़िनेटली आपको हेल्प करती हैं। बट एक जो आपकी मोटिवेशन आपको डेवलप करनी है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्ज़ाम्स, वो सोशल सर्विस और पब्लिक सर्विस की आपको रखनी पड़ेगी। अगर ज़िंदगी में आपने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो या आपने की है, उस मेहनत को करके आपने कुछ अचीव किया है, तो वो अचीवमेंट पाने के बाद अपने स्ट्रगल का टाइम बिल्कुल ना भूलिएगा। 18 घंटे पढ़ रहे हो या 12 घंटे पढ़ रहे हो, आपने अपना बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस करके कुछ अचीव करोगे। जब आपको वो भगवान के आशीर्वाद से, आपके पेरेंट्स के आशीर्वाद से वो चीज़ मिल जाएगी, तो उतनी ही मेहनत आपने उस अचीवमेंट के बाद लोगों के लिए भी करनी है। सोसाइटी के लिए भी करनी है, पब्लिक सर्विस के लिए भी करनी है। और अगर आप इसको अपना लेते हैं, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, योर लाइफ विल बी वेरी इजी, यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल बी इन अ वेरी गुड मेंटल स्पेस और आपने जिस चीज़ के लिए वो मेहनत की है वो आपकी सफल हो जाएगी। अपने रूट्स को मत भूलिएगा, यही मेरा उनको मैसेज है। थैंक यू सो मच सर टाइम थैंक यू देने के मैम। लिए। आई होप कि फिर से जल्द मौका मिले आपसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु अग्रवाल जी, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी बातें हमने की और उम्मीद है कि आपको भी ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और अगर आपके कोई नोन में यूपीएससी एस्पिरेंट है या कोई भी है जो कुछ अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में, उसको ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। डेफ़िनेटली ये पॉडकास्ट उसको भी मोटिवेट करेगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही, जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।